हेलो गाइस, वेलकम टू IITM DS स्टार। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स वीक 5 की समरी। समरी नहीं, असल में डिटेल लेक्चर ही है। आप इसको समरी बोलना क्या वो है, ठीक है। आप देख लेना वो जो जो वीक 5 में पढ़ाया है वो मैं सब पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा और उनके एग्जाम्पल के साथ, ठीक। और अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इसका पूरा PDF मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब देखते हैं हम वी आर गोइंग टू स्टडी क्या क्या हम पढ़ने जाएंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन एक मशीन है। आप फंक्शन को समझ सकते हैं एक मशीन, यानी कि जिसमें हम कुछ आउटपुट डालेंगे, सॉरी जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, वो आपको कुछ आउटपुट बाहर ला के दे देगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक जूस बनाने की मशीन है घर पे, तो उसका काम क्या है, उसका काम है कि रॉ रॉ फ्रूट्स ले और फिर आपको उस फ्रूट का जूस बना के दे दे। यही तो काम होता है उस मशीन का, ठीक है। तो उस मशीन का फंक्शन क्या है, जूस बनाने का फंक्शन है ना। मान लो मेरे पास एक मशीन है जिसमें मैंने बोल दिया कि मैं उस मशीन का नाम क्या है, उसका मशीन का नाम है स्क्वायर फंक्शन, नाम है उस मशीन का, ठीक है। कि मैं इसमें कुछ भी चीज़ डालूंगा, मान लो मैंने इसमें 2 डाल दिया, तो मुझे ये 2 का स्क्वायर बना के देगा, यानी कि 4 बना के दे देगा, ठीक है। अगर मैंने इसमें 3 डाल दिया तो ये क्या करेगा, मुझे 3 का स्क्वायर बना के दे देगा, यानी कि 9 दे देगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल सा। देखिए जैसे कि मान लो मेरे पास ये है एक, ये एक ए सेट है मेरे पास और एक बी सेट है, ठीक है। मान लो ए सेट में मेरे पास कुछ एंट्रीज है 1 2 3, ठीक है। सॉरी वो कॉल आ गया था। अब ए सेट में मेरे पास क्या है, 1 2 3, 3 एंट्रीज है, ठीक है। अब और बी सेट में मेरे पास क्या है, बी सेट में भी मान लो मेरे पास कुछ एंट्रीज है A B C, मान लो इसमें मेरे पास 3 एंट्रीज है, ठीक है। अब ये फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन मान लो A1 जो है, मैं 1 डाल रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है A, मैं 2 डाल रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है B, मैं 3 डाल रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है C, ठीक है। तो ये फंक्शन काम काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो, मान लो ये तो हमारा फंक्शन काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ देखिए, अगर कुछ ऐसा हो कि मैंने इसमें 1 डाला, अरे मैंने इसमें 1 डाला, मुझे मिल गया कभी कभी A और मुझे मिल रहा है कभी कभी C। ये क्या बात हुई भाई। अब मुझे मुझे पता ही नहीं है मेरा आउटपुट क्या आएगा। मैं इनपुट डाल रहा हूँ 1, अब मुझे वो कभी A दे रहा है कभी B दे रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो कुछ डिफाइंड नहीं है, मतलब ये मशीन किसी काम की नहीं है। ये मशीन कभी मुझे कुछ आउटपुट दे रही है, कभी कुछ आउटपुट दे रही है। मान लो मेरे पास ये फ़ोन ठीक करने की मशीन है ना, मेरे पास एक फ़ोन ठीक करने की मशीन है। इसका मशीन का काम क्या है कि, एक सेकेंड, ये है फ़ोन ठीक करने की मशीन। इस मशीन का काम क्या है कि अगर मैं इसमें फ़ोन डालूंगा तो ये मुझे वो रिपेयर करके वापस दे देगी। यही काम है, ठीक है, इस मशीन का। अब मान लो मैंने इसमें फ़ोन डाला, अब मुझे कभी ये रिपेयर करके दे रही है और कभी ये मुझे उसको सिर्फ क्लीन करके दे रही है। अब मेरे को काम क्या करवाना था, रिपेयर का काम करवाना था। कोई ख़राब फ़ोन डालूंगा तो वो रिपेयर होगा ना, तो उसको क्लीन करने से क्या फ़ायदा, वो सिर्फ क्लीन क्लीन करके दे रही है। तो ये मशीन किसी काम की नहीं मेरे, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसी मशीन को फंक्शन नहीं बोलेंगे जिसका आउटपुट डिफाइन नहीं होता, ठीक है। इनपुट, एक इनपुट डालने पे मल्टीपल अगर आउटपुट आ रहे हैं तो वो फंक्शन हमारे वो, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि यार नहीं यार, ये वाली चीज जो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। समझे आप, आई होप समझ गए होंगे। तो फंक्शन होगा क्या, फंक्शन ये होगा, देखिए मान लिया मैंने एक बनाया ए सेट और एक और मेरे पास था बी सेट, ठीक है। 1 2 3 इसके भी थे, A B C इसके भी थे, ठीक है। या तो 1 A के साथ रिलेटेड है और 2 B के साथ, 3 C के साथ, यानी कि एक यूनिक आउटपुट का, है ना, एक यूनिक आउटपुट का एक इन, सॉरी एक यूनिक इनपुट का कोई ना कोई यूनिक आउटपुट होना चाहिए, है ना। यही तो फंक्शन कहलाता है। अगर अलग अलग आउटपुट थोड़ी ना हो सकते हैं। अगर अलग अलग आउटपुट होंगे तो मैंने आपको जैसे अलग एग्जांपल दिया फ़ोन वाला, बिल्कुल बिल्कुल काम खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। या तो ये हो सकता है। अब एक और चीज़ हो सकती है, मुझे ये बताइए, ये नहीं हो सकती क्या, अगर मान लो मेरे पास कोई ए सेट है और मेरे पे यहाँ पे कोई बी सेट है, ठीक है। इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें A B C एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर मैंने 1 डाला तो भी ए आ रहा है, 2 डाला तो भी ए आ रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल फंक्शन होगा, क्योंकि मेरे पास यूनिक यूनिक आउटपुट है। इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन का काम है एक यूनिक आउटपुट देना। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसका काम क्या होता है, यूनिक आउटपुट देना।
देखिए अब मैंने यहाँ पे जैसे इसी वाले से मैं ले लेता हूँ। अगर मान लो ऐसा कर रहा है कि फ़ोन 1 को डाला तो भी वो रिपेयर करके दे रहा है, फ़ोन 2 को डाला तो भी वो रिपेयर करके दे रहा है, तो हाँ ठीक है, मशीन सही काम कर रही है। कोई भी फ़ोन डाल रहे हैं, रिपेयर करने का काम है उसका, वो रिपेयर करके दे दे रही है ना, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन यूनिक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक, यही हमारे फंक्शन की डेफिनेशन होती है। क्या, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या, कि सेम सेम आउटपुट के लिए, सेम आउटपुट के लिए मल्टीपल, सॉरी आउटपुट बोल रहा हूँ, सेम इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया फ़ोन वाला, ठीक है, फ़ोन मशीन वाला। तो आप, आई होप आप फंक्शन को थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि फंक्शन असल में है क्या। ठीक है, अब फंक्शन के पास कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक होती है कोडोमेन, डोमेन। डोमेन आपने सुना होगा। डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है सारी सारी इनपुट की वैल्यूज, यानी कि हम उस फंक्शन में क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए डोमेन क्या होगी? 1 2 3, यही होगा डोमेन यहाँ पे, है ना। वैसे ही ये जो बी है, और फिर होता है कोडोमेन। कोडोमेन होता है यानी कि क्या क्या फंक्शन में आउटपुट आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो आ चुके हैं, याद रखिएगा। कोडोमेन वो होता है कि क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया ए, और एक और सेट मैंने बनाया बी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 थे, कोडोमेन मेरे पास ए बी सी डी था। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि A1 डाल रहा हूँ तो ए आ रहा है, बी डाल रहा हूँ तो 2 डाल रहा हूँ तो बी आ रहा है, और 3 डाल रहा हूँ तो डी आ रहा है। सी किसी केस में नहीं आ रहा। तो मेरे पास इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन होगा मेरे पास 1 2 3। को डोमेन मेरे पास क्या होगा? को डोमेन मेरे पास होगा जो इसमें वैल्यूज आ सकती थी। कौन कौन सी आ सकती थी? ए बी सी डी चारों आ सकती थी ना, तो ए बी सी डी सारे को डोमेन में होंगे। अब एक और टर्म होती है रेंज। रेंज क्या होता है? यानी कि जो वैल्यू एक्चुअली में आई, कौन कौन सी आई आउटपुट? ए बी और डी आया, समझे। तो असल में याद रखना ये वाली बात कि कोडोमेन वो होता है जो वैल्यूज हमारी आ सकती हैं, और रेंज वो होता है जो वैल्यू हमारी आई हैं, यानी जो आउटपुट हमारा आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और चीज लिख सकते हैं कि रेंज शुड बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। दिख ही रहा है हमें, देखिए कोडोमेन से ही तो रेंज निकला है। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, अच्छे से मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन दे रखे हैं, वही उसी वाली बात पे जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं अभी क्या है। y इज इक्वल ऑफ एक्स, मान लो एक फंक्शन है, इसमें मैंने एक 1x डाला, पहला केस, केस नंबर 1, कि मैंने एक x डाला, मोर देन 1 fx आ गए। ये तो वही वाला केस हो गया ना जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फंक्शन हो ही नहीं सकता, कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, फ़ोन डाल रहा हूँ, और वो कभी रिपेयर करके दे रहा है, कभी क्लीन करके दे रहा है। तो ऐसी मशीन हमारी किस काम की जिसका हमें आउटपुट ही ना पता हो? तो यानी कि ये जो चीज़ है हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सेम आउटपुट के लिए मल्टीपल, सेम इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है मोर देन वन एक्स। ठीक है, सी कैसे हो गया 1x? ठीक है, मोर देन 1x यानी कि हमने एक से ज़्यादा कोई एक्स डाल दिया, और सिर्फ एक ही एफ एक्स मिल रहा है। ठीक है, एक ही एफ एक्स, ये एफ एक्स क्यों नहीं लिखा हुआ है? एक ही एफ एक्स मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। ये कौन सा केस हुआ? ये वाला वाला केस हुआ कि मैंने फ़ोन 1 डाला वो भी रिपेयर होके आ रहा है, फ़ोन 2 डाला वो भी रिपेयर होके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। यानी कि ये क्या है? असल में एक ये फंक्शन है। ठीक है, यानी कि सेम आउटपुट के लिए, सेम इनपुट के, मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट हमारे हो सकते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो इट इज़ अ फंक्शन। लेकिन चलिए, अच्छा इस वाले टाइप की, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, इसका, इसको हम एक नाम दे देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं इसको। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कि मैं इनपुट तो सेम डाल रहा हूँ, है ना, नहीं इनपुट एक से ज़्यादा डाल रहा हूँ, लेकिन आउटपुट मेरा हमेशा सेम आ रहा है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। मैंने मान लो इनपुट डाल दिया कुछ, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कोई स्क्वायर फंक्शन है, मैं यहाँ पे -2 डालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा, और 2 डालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम? ऑन टू फंक्शन, यानी कि मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट आना। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में बोल रहा है 1 fx 1x 1 fx, यानी कि एक x के लिए एक ही fx आ रहा है, यानी कि यूनिक, x भी यूनिक और fx भी यूनिक। कि इसका मतलब क्या, कि मैं 1 डाल रहा हूँ तो मान लो a आ रहा है, 2 डाल रहा हूँ तो मान लो b आ रहा है, 3 डाल रहा हूँ तो मान लो c आ रहा है ना। यानी कि सबकी यूनिक आ रही है, हर एक यूनिक इनपुट के लिए हर एक यूनिक आउटपुट। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन होते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, 1x
वन एफ एक्स, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, वन वन फंक्शन, यानी कि एक के लिए सिर्फ एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक एक्स वन है ना, कोई मेरे पास एक एक्स वन फंक्शन है, उसको मैंने इस फंक्शन में डाला, एक्स वन मेरे पास कोई इनपुट है, मैंने उसको इस फंक्शन एफ में डाला। ठीक है, अब मेरे पास एक एफ एक्स वन आ रहा है। ठीक है, मैंने एक एक्स टू डाल दिया तो मेरे पास एफ एक्स टू आ रहा है ना, अलग अलग आ रहे हैं ना आउटपुट। एक्स थ्री डाल दिया तो मेरे पास एफ एक्स थ्री आ रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आई होप आप वन वन फंक्शन समझे होंगे। अभी मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप फंक्शन पे ध्यान दीजिए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के फंक्शन मिल पा रहे हैं। एक जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट डाल रहे हैं तो सेम आउटपुट आ रहा है, और दूसरा क्या कि जिसमें एक इनपुट डाल रहे हैं तो एक ही आउटपुट आ रहा है, और पहला वाला तो फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो फंक्शन पता लगाने के लिए सबसे आसान टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, लेकिन वर्टिकल लाइन टेस्ट की कंडीशन क्या है कि आपको उस फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने कोई ग्राफ बना रखा है, ये फंक्शन कुछ है, कुछ होगा, मान लो कि ये फंक्शन है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, मान लो ये। ठीक है, मान लो, वैसे मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, मान लो ये फंक्शन है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का है ये लो। ठीक है, अब इसको हमें पता लगाना है क्या कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। वर्टिकल वर्टिकल मतलब वर्टिकल लाइन, यानी कि किसी भी जो भी फंक्शन है हमारा, उस पर एक वर्टिकल लाइन आप खींच दीजिए। मैंने यहाँ पे खींच दी। ठीक है, अगर ये वर्टिकल लाइन एक ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, देखिए दो पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्यों? देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लो एक्स वन पॉइंट था मेरा, एक्स वन पॉइंट पे मैंने ये लाइन खींची है। एक्स वन पॉइंट के लिए मेरे पास एक ये वैल्यू आ रही है, और वही एक उसी एक्स वन के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। तो देख रहे हो, सेम इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, यानी कि कौन सा केस है ये वाला, कि वन एक्स और मोर देन वन एफ एक्स। तो ये तो फंक्शन होता ही नहीं था ना, तो इसलिए हमने सीधा कह दिया क्या कि अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट में जो वर्टिकल लाइन है ना, वो फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, तो इसका मतलब क्या, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल पॉइंट पे काटती है तो वो फंक्शन है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि एक मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एक ये स्ट्रेट लाइन ये खींची मैंने, एक ये खींची मैंने। ठीक है, एक कैसे कर दिया, मान लो मेरा कुछ फंक्शन, कुछ ये फंक्शन है, ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, सबने देखा ही होगा ये। ठीक है, अब इस पे जरा वर्टिकल लाइन टेस्ट करिएगा। इसकी मान लो इक्वेशन मैंने लिख दी, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, नहीं टू एक्स प्लस जीरो, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है। मान लो y इज इक्वल्स टू टू एक्स की लाइन है ये। ठीक है, अब इस पे जरा वर्टिकल लाइन टेस्ट करिए, खींचो एक वर्टिकल लाइन, खींच दिया। अच्छा, लाइन लाइन ये एक्स एक्सिस के वो होनी चाहिए, और वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या बोल दूंगा, ये फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपल होता है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए जैसे वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि x के लिए एक एफ एक्स वन होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स वन, यहाँ पे एक्स वन लिख दिया, एक्स टू होगा तो एफ एक्स टू होगा। ठीक है, ऐसे करके, है ना? समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ आ गया। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जैसे वर्टिकल था वैसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट असल में होता किस लिए है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है वन वन फंक्शन पता लगाने के लिए। एक काम करते हैं पहले, एक सेकेंड, चलिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देख लें। चलो देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन वही सेम टू सेम क्या कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल में, तो वो क्या है, वो फंक्शन तो है बट वन वन फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है, नॉट अ वन वन। ठीक है, क्यों नहीं है? देखिए, ये रहा मेरा x1, ये रहा मेरा x2, दोनों के लिए एक ही वैल्यू आ रही है एफ एक्स कुछ, है ना? तो इसका मतलब क्या, ऐसा थोड़ा ना होता था, वन वन में होता था ना कि एक्स वन के लिए एक यूनिक एफ एक्स वन आएगा, एक्स टू के लिए एक यूनिक एफ एक्स टू आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल देखिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है किसी फंक्शन का पता लगाने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि वो फंक्शन वन वन है या फिर वो वन वन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, ये मान लो ये वाला फंक्शन है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला, इस वाले y के लिए ये वाला एफ एक्स आ रहा है, इस वाले y के लिए ये वाला एफ एक्स आ रहा है ना। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है ना ये वाला टेस्ट। ठीक है,
चलिए तो हम देखते हैं कि वन वन फंक्शन एक्चुअल में है क्या। एक बार हम उसको डिटेल में फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर आइडिया दे दिया है वन वन फंक्शन का, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखिए। लिखिए फंक्शन एफ such that a to b is called one to one function if for any x1 is equal to x2 belonging to a there then fx1 should not equal to fx2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई कि मान लो कि मेरे पास अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, यानी कि क्या, मेरे पास जो इनपुट है वो क्या है, डिफरेंट है, तो मेरे पास आउटपुट भी जो आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए। यही तो वन वन फंक्शन बोलता है। नाम से ही सुनिए ना आप, वन वन यानी कि एक के लिए सिर्फ एक, सेम एक आउटपुट के लिए सिर्फ, ओ सॉरी, एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होती है। तो जैसे यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल दे रखा है कि एक एक फंक्शन हमने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम, क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का फंक्शन होता है, ये वाला है ना, ये वाला जो फंक्शन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें मैं एक्स डालता हूँ, अगर मैं ऐसी कोई वैल्यू डालता हूँ क्या कि इस फंक्शन का होता, इस फंक्शन का काम क्या होता है, इस फंक्शन का काम होता है कि पॉजिटिव वैल्यू देने का हमेशा, है ना। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे -4 डाला तो मेरा आंसर क्या आएगा, -4। ये एक माइनस खुद का दे देगा तो आंसर आएगा +4। मान लीजिए मैंने +4 डाला तो भी आंसर क्या आएगा, +4। तो देख रहे हैं, डिफरेंट इनपुट है लेकिन सेम आउटपुट है। तो क्या ये वन वन फंक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं। वन वन फंक्शन तो साफ ही बोलता है कि सेम इनपुट के, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। देखिए अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो fx1 fx2 भी नहीं इक्वल होंगे, ठीक है। तो यानी कि एक एक वन 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 फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो हमने इक्वेशन से पता लगाया। अगर मान लो सिर्फ ग्राफ दे रखा होता और बोलते कि अब ये बताओ वन वन है कि नहीं, तो हमारे पास सिंपल टेस्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर वर्टिकल, फॉर वन वन फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि मैं इस ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता, अरे कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है मैंने, अच्छी सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना। देखिए अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है तो वन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए, मान लो ये वाली वैल्यू थी 2 और ये वाली वैल्यू थी -2, तो देखिए दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? सेम वैल्यू कभी आ सकती है दोनों के लिए? वन वन फंक्शन में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको वन वन फंक्शन समझ आया होगा, नॉट अ वन वन। और उसको चेक करने का भी तरीका, अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप इस मेथड से चेक करिए, अगर आपके पास ग्राफ है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाइए, सिंपल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है वन वन फंक्शन का, देखिए एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ग्राफ दे रखा है तो डायरेक्ट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊं, लगाते हैं चलो। मान लो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, क्या ये फंक्शन को, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वन वन फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी खींच के देख लीजिए, ये देखिए, ये खींची मैंने, एक ये खींची, कहीं भी ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर रही, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, सिर्फ और सिर्फ वन वन फंक्शन है ये, ठीक है। और इन्होंने इक्वेशन भी दे रखी है, देखिए एक्स क्यूब, है ना। इन्होंने क्या बोला, x1 x2। चलो एक बार मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए मान लो इक्वेशन नहीं थी, मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसकी जगह पे मैंने डाला -2, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये फंक्शन में डालूंगा -2 तो क्या आएगा, -2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, -8 आएगा। +2 डालूंगा तो +8 आएगा, देख रहे हैं। फॉर डिफरेंट इनपुट, है ना, यहाँ पे एक डिफरेंट आउटपुट है हर एक डिफरेंट इनपुट के लिए। तो यही तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन होती थी, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वन वन फंक्शन क्या है, अच्छे से समझ आया होगा, है ना। यहाँ पे देखिए थ्योरम लिखी हुई है क्या, कि इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एट मोस्ट वन पॉइंट देन एफ इज वन टू वन। आपको बता दिया मैंने कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उसको सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है तो वो वन वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वन वन फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे इस पे एक बार चेक करना, क्या ये वन वन है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, नहीं बिल्कुल वन वन नहीं है। देखिए दो जगह टच कर रही है ना, नहीं बिल्कुल वन वन नहीं है ना। देखिए एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ, देखिए x1 के लिए fx1 आ रहा है, x2 के लिए भी fx2 आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम पता चल रहा है fx1 और fx2 इक्वल है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 होना चाहिए था, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल, है ना। आपको वीडियो में बीच में कट दिख रहे होंगे क्योंकि असल में मैं एक टॉपिक बनाने का थोड़ा सा 2 मिनट देख ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है ना, तो मैं लगातार एक बार में बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कट होंगे वीडियो में, चलिए। हाँ, ये वाला सर ने क्वेश्चन करवाया था, है ना एक। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, इसमें हमें बता रखा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो आप इसको देखेंगे तो थोड़ा डर जाएंगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ जूम करके, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे। चलिए देखिए, सिंपल है। इंक्रीजिंग क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है।
तो हमें बात करनी है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि जीरो से शुरू हुआ है और वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि कहीं रुक नहीं रहा है, यानी कि ऐसा कुछ। मान लीजिए ये शुरू हुआ, ये सीधा 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 बढ़ता चला गया ऊपर की साइड, है ना, कहीं रुका नहीं। इसे क्या बोल देंगे हम, इसे बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब मान लो एक और फंक्शन है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे है छोटा सा दूसरा फंक्शन, ठीक। ये कुछ ऐसा जा रहा है, ये आगे गया थोड़ा सा, फिर ये थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये शांत हो गया, फिर ये बढ़ गया। देखो फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये रुक भी जा रहा है ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे, लेकिन हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। तो देखिए, अब जरा हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, स्ट्रिक्टली फंक्शन पे करिए जरा, ये देखो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। लेकिन नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन में देखिए, यहाँ पे तो एक पॉइंट पे कट करिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो कितने सारे पॉइंट पे कट कर रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो वन वन होते हैं, वो वन टू वन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो वन वन फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी है, दो टाइप के डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग। तो जैसे कि ये फंक्शन है, मान लीजिए ये देखिए ऊपर कुछ था, डिक्रीज हो रहा है लगातार, है ना। और मान लो कोई दूसरा फंक्शन है मेरे पास, जैसे कि ये है दूसरा फंक्शन है, कुछ ऐसा कि यहाँ आया थोड़ा सा रुक गया, है ना, फिर वापस डिक्रीज हो गया, ठीक है, ऐसे करके कुछ है ना। तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे जरा वर्टिकल लाइन टेस्ट करना जरा, एक सेकंड जरा यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करिए, ये देखिए एक पे काट रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक पे काट रहा है पर यहाँ पे एक पे नहीं काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ से हम यही समझे क्या, कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो वन वन फंक्शन होते हैं, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी वन वन फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो उनको हम वन वन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप डिफरेंस ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि जो लगातार इंक्रीज हो, और नॉर्मल इंक्रीजिंग यानी कि जो इंक्रीज हो रहा है फिर कहीं बीच में रुक जा रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है फिर कहीं रुक जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली के वाले वन वन होते हैं, नॉन स्ट्रिक्टली वाले नॉट वन वन होते हैं, ठीक है। वैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले भी वन वन होते हैं, लेकिन नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले भी नॉट वन वन होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सर ने एग्जांपल भी यही दे रखा था कि ये वाला फंक्शन देखिए, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, सीधा सीधा बढ़ रहा है। इसके देखिए किसी भी पॉइंट पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो पास हो जाएगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, देखिए पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है ना। तो इसे क्या बोल देंगे हम, ये देखिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस पे भी देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट हमेशा पास हो रहा है, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए थ्योरम के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, इफ एफ इज एन इंक्रीजिंग और अ डिक्रीजिंग फंक्शन देन एफ इज वन टू वन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से अच्छा लिखना चाहिए था स्ट्रिक्टली, ठीक है। स्ट्रिक्टली होनी चाहिए दोनों के दोनों, दोनों या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। तो आई होप आपको वन वन फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमने पूरा वन फंक्शन था जितना भी, वो डिटेल में कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि वही पूछते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मतलब कि इसे बताइए वन वन है कि नहीं है। तो आप सीधा, आपके पास दो मेथड मैंने आपको बता दिए कि ग्राफ दे रखा होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करिएगा, और अगर ग्राफ नहीं दे रखा होगा तो आप वैल्यू पुट करके देख लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब वाले में वैल्यू पुट करके देखी थी ना, दो डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी, है ना, तो इसका मतलब ये वन वन था। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर वाले में वैल्यू पुट करी थी, तो यहाँ पे सेम वैल्यू मॉड एक्स वाले में तो सेम वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब ये वन वन नहीं था, ठीक है। तो आपके पास ये मेथड्स है। तो हमारा वन वन आज मतलब वन वन हमारा ये पूरा खत्म हो गया। चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे हम पहले क्लास की बातें रिकॉल रिकॉल करते हैं, जब हम छोटी क्लासेस में थे। हमें एक्सपोनेंट पावर नाम का चैप्टर पढ़ते थे ना मैथ्स में, ठीक है। तो उसी के जैसा है कुछ कुछ, ये देखिए, ये जो आर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो ए है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको साथ में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन होती है कि ए हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो आर है वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, क्यू होना चाहिए रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन ये तो बोलने वाली, ये हम यूज करते हैं हमेशा क्यू, हम यूज करते हैं रेशनल नंबर। लेकिन वट इफ आर इज बिलोंग्स टू आर माइनस रेशनल, यानी कि इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। अगर आर क्या हो, इरेशनल हो, तो क्या ये वाली बात ट्रू हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाती है। असल में देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
टू की पावर रूट टू एक इरेशनल नंबर है ना। 5 की पावर पाई, पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता? बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। जैसे देखिए रूट 2 वाले में करके दिखाता हूँ मैं आपको। रूट 2 है ये, इसकी वैल्यू मैं क्या फाइंड नहीं कर सकता? चलो देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा मेरे को आप ये बताइए कि 2 की पावर 1 क्या है? 2 की पावर 1 2 होता है ना। 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है 4 होता है ना। वैसे ही अगर 2 की पावर 3 होता है तो क्या होता है? 6 होता है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है? तीनों के तीनों ये रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसके जगह हमने कोई इरेशनल नंबर ले लिया जैसे कि रूट 2, ठीक, तो रूट 2 में क्या होगा हम ये देखते हैं जरा। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना। चलो तो एक बार मैं ये करता हूँ। मान लो मैंने 2 की पावर 1 लिया तो 2 आएगा। 2 की पावर मैं थोड़ी सी बढ़ाऊँ, 1.4 कर दूँ, तो अभी कुछ आंसर आएगा। लगभग 2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, है ना। 2 से हल्का सा बड़ा आएगा, ठीक। अगर मैं थोड़ी सी और बढ़ाऊँ, 1.41 कर दूँ, तो आंसर 2 से थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, यही होगा। अगर मैं थोड़ी सी और बढ़ाऊँ, 1.414 कर दूँ, तो अभी क्या होगा? आंसर थोड़ा सा 2 से बड़ा होगा। तो देखिए मतलब कि अगर मैं रेशनल नंबर डाल रहा हूँ तो वैल्यू आ रही है, ऐसा बात नहीं है कि वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन वही बात है कि वो हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। हम ज़्यादातर किसको कंसीडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर रेशनल नंबर होना चाहिए। देखिए जैसे भाई 5 की पावर पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1414, है ना। 3.14159263 ऐसे कुछ होती है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पाई की वैल्यू ये होती है। अब मैं इसको 5 के ऊपर लगा दूं, अगर मान लो कि वही वाली बात, मैं फिर से आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 की पावर 3, तो कुछ आती है वैल्यू, कितनी आती है? 125 आती है। 5 की वैल्यू 3.1 कर दूंगा तो थोड़ी सी 1.125 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। फिर 5 की वैल्यू 1.14 कर दूंगा तो फिर से 125 से थोड़ी सी और बढ़ जाएगी वैल्यू, है ना। ऐसे ही होगा। तो धीरे धीरे करते करते मैं 5 की पावर पाई की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकाल ही लूंगा। इस ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड है, निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। पर वही बात है क्या, कि इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, यानी कि आर हमारा सिर्फ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ये वाली बात। अच्छा इन्होंने ये भी बोला है क्या, कि ए 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए? अच्छा मेरी बात देखिए देखिए, अगर 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 मैं ए को 0 रख लूंगा, तो 0 की कुछ पावर लगाई मैंने, मान लो 0 की पावर 4 लगाई, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 की पावर मान लो मैंने कुछ लगा दी 5, तो भी आंसर क्या आएगा? 0। देखिए ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम पढ़ेंगे क्यों? कांस्टेंट फंक्शन को हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है हमेशा ही वैल्यू आएगी, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसी कंडीशन डाली है क्या, कि ए जो है वो 0 से हम बड़ा ही रखेंगे। 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 0 नहीं रख सकते, रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 0 से बड़ी लेनी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट के, वो लॉज हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला लॉ कहता है कि अगर कोई ए है, उसकी पावर यू है, और कोई ए है उसकी पावर वी है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो ए की पावर यू प्लस वी हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कि अगर किसी के सेम बेस है, मान लो कोई सेम बेस है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, बेस सेम है, और पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये हमने बचपन में देखा था। एक इसका देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ कैसे। देखिए अगर मान लो मेरे पास 2 है, 2 की पावर 2 थी, ठीक है, और मेरे पास एक 2 की पावर 3 थी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो 8 4 32 आएगा इसका आंसर, है ना। पहले नॉर्मल केस से अगर हम कोई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ना लगाए तो। अब मैं एक बार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाता हूँ, यानी कि मैंने देखा कि क्या 2 बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी, तो मुझे पता है कि मैं एक्सपोनेंट से पावर प्लस कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, और 2 की पावर 5 भी तो 32 ही होता है ना। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सेम आ रहा है, तो ये वाली पहली वाली बात तो हमारी ट्रू निकल रही है, ठीक है। फिर दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर ए है, उसकी पावर यू है, और उसकी होल पावर वी है, तो हम ए यू इंटू वी कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहीं पे मैं आपको नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए अगर मेरे पास कोई 2 था, 2 की पावर 2 थी, उसकी पावर 3 थी, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता हूँ। नॉर्मल आदमी कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर पहले 2 कर देंगे, 2 टू ज़ा 4, फिर 4 की पावर 3 कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64,
लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है क्या, कि ये जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 टू द 6 ये हो जाएगा, और ये भी क्या आता है 64 ही आता है। तो ये वाली बात भी हमारी ट्रू हो गई। तो बहुत आसान है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आपने बच्चन में भी पढ़े होंगे छोटी क्लासेज में, है ना। अब अगला बोलता है कि अगर ए बी की होल पावर यू है तो मैं पावर्स अलग कर सकता हूँ। तो देखिए इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो मेरे पास है 2 × 3 की पावर 4, तो इसको मैं नॉर्मल आदमी कैसे सॉल्व करेगा, नॉर्मल आदमी ऐसे सॉल्व करेगा, 3 दूनी 6, 6 की पावर 4 ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, और 6 की पावर 4 आएगा समथिंग समथिंग कुछ, क्या आएगा 6 इंटू 6 यही आएगा 6 की पावर 4, है ना। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, 216 इंटू में 6 1296, तो इसका आंसर कुछ 1296 आएगा, है ना। ये हमारा नॉर्मल मेथड। अब अगर मैं एक्सपोनेंट का रूल लगाऊंगा, तो एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि अगर टू टू की पावर 4 कर दो और 3 की पावर 4 कर दो, तो भी आंसर 1296 ही आएगा। देख लीजिए 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और 81 और मल्टीप्लाई 16 करेंगे, तो 81 मल्टीप्लाई 16 करने के बाद कितना आएगा, 1296 ही आ रहा है, ठीक है। नाइस। तो ये वाला भी हमारा लॉ हमारा ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिकॉल वाली बात कर रखी है क्या, कि 1 की पावर u है तो 1 ही आंसर आएगा, यानी कि वही सीरीज आता है कि 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, 1 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि मान लो 1 10 बार है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यही तो लिखूंगा। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 वही सेम ही आएगा, ठीक है, बकवास बात है बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है ये। अगला बोल रहा है कि अगर a की पावर -u है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 अपॉन u, ठीक है, रेसिप्रो मतलब नीचे चल जाती है, कोई भी नेगेटिव पावर है। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर कोई 2 की पावर -5 है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5, ठीक है। और फिर अगला बोल रहा है क्या, कि अगर a की पावर 0 है तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। a मतलब यानी कि किसी कोई भी वेरिएबल हो, मान लो 1 लाख है, 1 लाख की पावर अगर मैंने 0 कर दी, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि सोचिए ना, 1 लाख 0 बार है, इसका मतलब क्या, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, है ना। और जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, बस सिंपल, ठीक है। चलिए, अब एक और केस ये बोलते हैं कि ना, ये बोल रहे हैं क्या, कि ना a की पावर जब 0 करो, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, ये लोग बोल रहे हैं नहीं, तुम 0 की पावर 0 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 0 की पावर 0 जो क्या है, वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों होती है वो, क्योंकि देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पर समझने वाली चीज़ है। देखिए 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होती क्यों है, देखिए हमने अभी देखा कि मैं किसी की 1 की पावर अगर u करता हूँ, है ना, मतलब किसी a की पावर मैं अगर 0 करता हूँ, देखो 0 की पावर मान लो अगर मैंने 1 कर दी, तो आंसर क्या आना था, 0 आना था। यानी कि किसकी साइड लेके जा रहा है, 0 की साइड लेके जा रहा है मुझे, है ना, ठीक है। और कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे था, ये नंबर था ना 1 लाख, 1 लाख की पावर मैंने 0 कर दी थी, तो ये किसकी साइड लेके जा रहा था मुझे, वो ये मुझे 1 की साइड लेके जाना चाहता है। तो एक ये मुझे, ये वाला जो नीचे वाला 0 है, ये मुझे, ये नीचे वाला जीरो मुझे 0 की साइड लेके जा रहा है, और ये पावर वाला 0 मुझे 1 की साइड लेके जाना चाह रहा है, देख रहे हो। तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है ना। पावर वाला मुझे मुझे कह रहा है कि नहीं, आंसर आना चाहिए 1, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि किसी की पावर भी 0 कर दोगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो मुझे पावर वाला कह रहा है नहीं, आंसर आना चाहिए 1। और ये नीचे वाला जो मुझे कह रहा है, एक सेकंड, ये क्या हो गया। तो मैं यही बता रहा था क्या, कि अगर ये वाला ऊपर वाला जो 0 है वो इसको 1 की तरफ लेके जा रहा है, और जो नीचे वाला 1 है वो उसको, और नीचे वाला जो 0 है उसको 0 की तरफ ले जा रहा है ना, तो दोनों में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है, ठीक। तो आई होप भी समझ गए होंगे आप। अगला इन्होंने अगला अगला हमारा क्या है, अगला डेफिनेशन है उसी की, क्या, कि एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओ, हाँ, सेकंड, हाँ, ये क्या बोल रहा है, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, वही वाली बात। और a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 1, a शुड नॉट इक्वल टू 1 क्यों, ये मैं आपको वही बताता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए कि जो f की जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स होगी, यानी कि मैं x की जगह पे कुछ भी डाल सकता हूँ, मैंने आपको बताया ऊपर कि रेशनल नंबर्स भी डाल सकता हूँ, इरेशनल नंबर्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ठीक। मैं जरा पेन का साइज चेंज कर लूँ।
ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है ना। अब देखिए, अब बोल रहा है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू वन, ए शुड नॉट इक्वल टू वन, यानी कि ए वन भी नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर ए वन हो जाएगा, मान लो ए ही वन हो गया, तो हमेशा तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन का फायदा ही क्या है जो हमेशा कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। तो आइए भी समझे होंगे आप। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगा, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ये सब हम कैसे पता लगाएं अगर हमें बनाने के लिए आ जाए। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है जिसमें ए क्या है, टू है, और एक्स क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ बनाना। देखिए, तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन की हम हमें ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम कुछ वैल्यूज मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स, यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एफ, और यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले जब मेरा जब मेरा ये एक्स जीरो था, तो मेरा एफ एक्स क्या आ रहा था, वन आएगा। मैं यहाँ जीरो पुट करूंगा, टू की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी और आगे वाली कोई वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ कि एक्स की जगह टू ले लेता हूँ, तो मेरा एफ एक्स क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, है ना। एक्स की जगह मैं अगर थ्री ले लूंगा, तो फिर मेरा एफ एक्स क्या आ जाएगा, एट, यही आएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं एक्स का इन्फिनिटी, अब मैं एंड बिहेवियर पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और उसका एंड बिहेवियर, दोनों चीज चाहिए होता है ना। तो अब चलो वो भी देख लेते हैं। एंड बिहेवियर के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं इन्फिनिटी लूँ, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, तो टू की पावर इन्फिनिटी कहाँ टेंड करेगी, इन्फिनिटी तक ही टेंड करेगी, सीधी सी बात है ना। टू की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तो होगी, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद ये है, क्या बोलते हैं उसका नाम, यहाँ पे देख लेते हैं हम कोई वैल्यूज। मान लो अगर मैंने टू की पावर ले ली, माइनस टू ले ली, है ना, जीरो से छोटी, माइनस टू ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू की पावर माइनस टू, यानी कि वन अपॉन में टू की पावर टू, यानी कि वन अपॉन में फोर, तो वन अपॉन में फोर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। वैसे ही एक और देख जाओ, मैं इसको ना थोड़ा सा और ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि एक दो वैल्यूज और ले लेते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाना है हमें, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक, ठीक है। चलो, यहाँ ये एफ एक्स, सॉरी ये एक्स, और ये एफ एक्स, ठीक है। हाँ, अब मैं अगर इसकी वैल्यू माइनस थ्री ले लूँ, तो देखिए क्या होगा, टू की पावर माइनस थ्री क्या होता है, वन अपॉन में टू की पावर थ्री, यानी कि वन अपॉन में टू की पावर एट, वन अपॉन में एट, तो वन अपॉन में एट यहाँ आ जाएगा। अब मान लो मैं माइनस इन्फिनिटी ले लेता हूँ, तो वन, ओ सॉरी, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, वन अपॉन में टू की पावर इन्फिनिटी, वन अपॉन में समथिंग बहुत बड़ा नंबर, तो इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, जीरो टेंड करेगी, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ पॉइंट्स ले लिया, अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो सबसे पहले एंड बिहेवियर में देखता हूँ लेफ्ट हैंड से, वहाँ लेफ्ट से मैं पुट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देख रहा हूँ मैं कि माइनस इन्फिनिटी पे जब x माइनस इन्फिनिटी था, तो y कितना आ रहा था, जीरो, यानी कि जीरो आ नहीं रहा है, पूरा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब वो यहाँ पे होगा, वो वाला पॉइंट कहीं, समझ सकते हैं ना, कि x माइनस इन्फिनिटी, देखिए ये माइनस वाली लाइन है ना, x की माइनस x है ना ये वाली लाइन, तो x माइनस इन्फिनिटी, तो y टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, बिल्कुल इधर ही है ना। और फिर अगर x माइनस थ्री है, तो वन बाई एट, यानी कि जब ये x माइनस थ्री है तो वन बाई एट, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा ये, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूँ, जूम कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। हाँ, अब सही है, हाँ यहाँ पे होगा, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे होगा कहीं, है ना, x माइनस इन्फिनिटी वाला, माइनस इन्फिनिटी एक्स, तो y जीरो। अब x माइनस थ्री एक्स कहीं यहाँ पे होगा, तो y कितना आ रहा है, वन बाई एट, तो यहीं पे कहीं होगा वन बाई एट, है ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या है, x माइनस टू, और वो वन बाई फोर, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, है ना, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर होगा ना हल्का सा। हाँ, उसके बाद अगला पॉइंट है एक्स जीरो और वाई वन, एक्स जीरो और वाई वन वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं होगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से कि ये ग्राफ कैसे जा रहा है। इन पॉइंट्स को मैं बाद में मिलाऊंगा, पहले पॉइंट्स बना लेता हूँ मैं। अब एक्स जब टू है तो वाई फोर है, मतलब कि एक्स का भी टू है तो वाई का भी फोर है। जो मैंने ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा ऊपर बना लिया, मुझे थोड़ा इसको नीचे नीचे बना देना चाहिए। ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा यहाँ, और वो वाला पॉइंट वन वाला यहाँ, है ना। और फिर इस वाला यहाँ पे एक्स टू, तो वाई फोर वाला यहाँ पे
x3 तो y8 वाला कहीं यहाँ पे होगा, है ना। x इन्फिनिटी तो y इन्फिनिटी वाला पॉइंट कहीं यहाँ ऊपर होगा, है ना। बहुत ऊपर होगा, इन्फिनिटी की साइड टेंड कर रहा होगा। अब इनको जरा मिलाना, देखो मिलाओ इनको। ये अगर मैं इनको एक साथ मिला दूं तो ये देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, यानी कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो यही हमारा किसका ग्राफ हो गया, टू की पावर एक्स का। तो टू की पावर एक्स का ग्राफ कैसा आया हमारा, इंक्रीजिंग आया। और क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आना ही चाहिए था, क्यों आना चाहिए था स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये एक वन वन फंक्शन भी तो है। और वर्टिकल लाइन टच करिए देखे, वन वन फंक्शन भी प्रूफ हो रहा है ना। तो ऐसे करके बना। अब हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो दे देते हैं हम। जैसे कि इन्होंने पूछा है कि डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, एफ की डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी। एक्स की वैल्यूज तो देखिए मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, पूरा रियल नंबर डाल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो एक्स की वैल्यू पूरी क्या होगी, रियल नंबर्स, है ना। अब रेंज क्या आ रहा है, रेंज मतलब क्या होता है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू देखिए कहाँ आ रहा है, जो ग्राफ्स की जितनी भी वैल्यूज है वो कहाँ आ रही है, जीरो से नीचे आ रही है कभी, वाई डायरेक्शन मतलब नेगेटिव आ रही है, कोई भी वैल्यू, कोई नेगेटिव नहीं आ रही, सीधा जीरो, वाई से जीरो से लेके सीधा इन्फिनिटी तक जा रही है ना। तो ये क्या होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एफ एक्स की वैल्यू, रेंज ऑफ एफ, है ना। समझ रहे हैं ना आप, देखिए कि एफ एक्स जो है वो कभी नेगेटिव हो रहा है, एक्स मैंने नेगेटिव लिया तब भी एफ एक्स पॉजिटिव, एक्स मैंने नेगेटिव लिया तब भी एफ एक्स पॉजिटिव, एक्स मैंने पॉजिटिव लिया तब भी एफ एक्स पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो रहा। तो वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है वाई की वैल्यू, है ना। अगला, वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है वाई इंटरसेप्ट, कौन से पॉइंट पे है ये, 0,1 पे, है ना। ये देखिए ये वाला जो है 0,1, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ लिख देंगे 0,1 पे, वाई पे काट रहा है। एक्स इंटरसेप्ट है कहीं, एक्स पे कहीं काट रहा है, नहीं एक्स पे कहीं नहीं काट रहा है। ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। मतलब कि ये एक्स से ऐसा लगेगा कि मिलने जा रही है, लेकिन वो मिलती नहीं है, कभी काटती नहीं है, ऐसा लग रहा है कि काट रही है पर काटती नहीं है, इसलिए इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। तो इसलिए ये कभी मिलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नील लिख देंगे हम कि नहीं कभी नहीं मिल रही है। एंड बियर हमने देखा क्या, कि अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी अप्रोच करवा रहा हूँ, एक्स को इन्फिनिटी करवा रहा हूँ, तो एफ एक्स भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो यानी कि एफ एक्स भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है ना। अगर मैं एक्स को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवा रहा हूँ तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो पे। तो एंड बिहेवियर भी आप समझ गए, कोई दिक्कत। तो बड़ा सिंपल है ये, जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना अपने आप हम ग्राफ समझ जाएंगे। अब रूट्स, रूट्स क्या होता है, रूट्स होता है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, कर रहा है कई बार कट, नहीं कर रहा, तो नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं है इसके पास, सिंपल। तो आई होप आप ये समझे होंगे, है ना, कि बड़ा ही मतलब आसान है ग्राफ बनाना। अगर आप एक दो वैल्यूज में, सबसे सिंपल तो मेथड यही है कि आप एक दो वैल्यूज ले लें बीच की, उसके बाद फिर एक एंड बिहेवियर नेगेटिव वाली साइड का ले लें और एक पॉजिटिव वाली साइड का ले लें, अपने आप आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है। क्या फैक्ट लिखा है, फैक्ट लिखा है एवरी एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, ए जिसमें ए वन से बड़ा हो, है सम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज, सम लिख दिया यहाँ पे, सेम प्रॉपर्टीज एज टू की पावर एक्स, यानी कि सेम प्रॉपर्टी रखेंगे टू की पावर एक्स वाले। मतलब कि क्या, ये मैंने बनाया इसका ग्राफ, है ना, टू की पावर एक्स का। अब मैं टू की जगह पे कुछ भी रख दूं, टू की पावर एक्स है ना, मैं लिख दूं फाइव की पावर एक्स, तो भी उसकी प्रॉपर्टी टू की पावर एक्स जैसी ही होगी। सिक्स की पावर एक्स कुछ भी लिख दूं तो उसकी जैसी होगी। इसलिए इसने बोला क्या, कि ए की पावर एक्स की प्रॉपर्टी टू की पावर एक्स की प्रॉपर्टी से दोनों से क्या होगी, सिमिलर होगी। क्यों सिमिलर होगी, देख लीजिए, सीधी सी बात है यार। आप देखो कि ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। जब अगर मैं टू की वैल्यू और बढ़ा दूंगा, तीन कर दूंगा, तो क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, कि यहाँ पे सारी चीज़ें तीन 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 हो जाएंगी, ये और ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, ये तीन 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 बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, ग्राफ और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी ना बदलेगी, ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा आगे पीछे, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं ये लोग, देखिए तो याद रखिएगा आप, ये वाली बात बहुत याद रखने वाली बात है, ठीक है। देखिए ऐसा ही बनेगा, एक ये किसका कर्व है, ये ए की पावर एक्स का कर्व है, जो कि देखो किसकी तरह दिख रहा है, टू की पावर एक्स की तरह ही दिख रहा है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अब हमने ये क्या देखा, हमने ये वाला केस देखा जिसमें ए ग्रेटर देन वन था, यानी कि जो एक्सपोन, ये जो बेस था एक्सपोनेंट का, ये वन से बड़ा हो रहा था, है ना। अब हम देखेंगे कि जब ये बेस जीरो से बड़ा हो और वन से छोटा हो, ठीक है, क्योंकि जीरो से बड़ा होना तो कंपलसरी है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता बेस ये वाला, है ना। और वन से छोटा हो, क्योंकि वन से बड़े हो वाला केस हमने देख लिया। तो हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जी एक्स, जिसमें ए की पावर एक्स है और जो ए है वो जीरो से वन के बीच है। तो एग्जाम्पल में ये ले लिया, देखिए जी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं फाइव की पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब फिर से वही करते हैं सेम चीज़ें। ये ग्राफ मैंने पहले से बना दिया है क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं, मैं फिर से बना दूंगा। देखिए एक बार फिर से सेम टू सेम वही चीज़ें करते हैं जो हमने ऊपर रिपीट करी थी, है ना। ये जो बनाए थे हमने एक्स और एफ एक्स, चलो बनाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ ऊपर। चलिए एक्स एंड एफ एक्स की वैल्यू किसके लिए, कौन सा फंक्शन है हमारा, ये वाला फंक्शन है ना, जी एक्स इज 1/5 एक्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर जीरो डालूंगा एक्स की जगह पे तो आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। कोई दिक्कत ही है आपको इसमें? तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। जीरो डालूंगा तो भी क्या आएगा, वन ही आएगा, क्योंकि यहाँ जीरो डाला, एक्स की पावर जीरो, किसी की पावर भी जीरो होती है तो वो वन ही होता है। ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब मान लो मैं डाल रहा हूँ एक्स की जगह पे, मैंने डाल दिया टू डाल दिया, तो क्या होगा, टू डालूंगा एक्स की जगह पे तो 1/5 की पावर टू, यानी कि 1/5 25, 1/25 कितना होता है, जितना भी होता है हम लिख देते हैं। ठीक है, छोड़ो। अब अगला पॉइंट को देख लेते हैं। थ्री डाल लेता हूँ मान लो मैं, तो तो थ्री में क्या हो जाएगा, 1/में 125, है ना। फोर डाल लूंगा मैं तो 1/में 625। देखते हैं कितनी छोटी वैल्यू हो रही है वाई की, वाई की वैल्यू कितनी छोटी आ रही है, वन से कितनी छोटी है ये वाली वैल्यू, है ना। अगर मैं इन्फिनिटी डाल लूंगा तो देखिए क्या होगा, 1/5 की पावर एक्स, तो 1/5 की पावर इन्फिनिटी, तो कहाँ जाएगा ये, जीरो की तरफ जाएगा। सिंपल। अच्छा अगर मैं -4 डालूं, -2 डाल लेता हूँ, -2 डालूं तो देखिए क्या होगा, 1/5 की पावर -2, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2, यानी कि 25। तो ये 25 हो जाएगा, है ना। अगर मैं माइनस का टू डाल दिया था ना, थ्री डाल दूं, माइनस का थ्री डालूंगा तो वह क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर -3, यानी 5 की पावर 3, यानी कि 125। तो देख रहे हैं बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में हो रहा था कि पॉजिटिव में साइड वैल्यूज बढ़ते जा रही थी और नेगेटिव में वैल्यूज कम होते जा रही थी। और यहाँ देखिए, अरे अरे क्या हो गया ये, नेगेटिव में यहाँ वैल्यूज बढ़ते जा रही है और पॉजिटिव में कम आ रही है। अब मान लो मैं माइनस इन्फिनिटी डालता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 1/5 की पावर -इन्फिनिटी, यानी कि 5 की पावर इन्फिनिटी, 5 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। ओ 5 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए। आप देखो मैं एक एक करके प्लॉट करता हूँ, आप समझ जाएंगे आराम से, बढ़ाई। ये मैंने लाइन ही गायब कर दी, वाओ नाइस। चलिए देखिए, ये हो गया। सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी और बार बार आपको दिक्कत हो रही होगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहा। देखिए अब देखते हैं आगे। क्या बोल रहा था मैं, हाँ एक एक करके हम इसकी वैल्यू सब डालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट से ही वैल्यू डालना शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले लेफ्ट वाला एंड बिहेवियर डालूंगा। क्या बोला है, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, यानी कि जब x माइनस इन्फिनिटी था तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, वो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, समझ सकते हैं आप। x माइनस इन्फिनिटी, वाई इन्फिनिटी। ठीक है। अगला पॉइंट है, जब x -3 था तो y कितना था, 125। बाप रे बाप, इतना ऊपर नंबर है ना। यानी कि ये थोड़े से ना, मैंने मार्किंग थोड़ी गलत ले ली है, इसको थोड़ा मार्किंग में ठीक कर लेता हूँ। मैं मार्किंग थोड़ी सी ठीक कर लूंगा। ये मैं 5 ले लेता हूँ, ये मैं 20 ले लेता हूँ, 15 का गैप ले लेता हूँ, ये 35 ले लेता हूँ, ये 50 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो छोड़िए। चलिए देखिए अब, हाँ आगे देखते हैं। क्या बोल रहा था मैं, हाँ वो वाला पॉइंट हो गया। अब बोल रहे हैं क्या, जब -3 तो 125, यानी कि वो वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। इन्फिनिटी वाला पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कहीं। और ये -3 वाला पॉइंट कहीं यहाँ आ रहा होगा, है ना। इन्फिनिटी वाला पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं। यार जगह थोड़ी सी कम है ना, इसलिए थोड़ा ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे होगा, थ्री वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, टू टू वाला कहीं यहाँ पे होगा, 25 वाला, है ना। टू जब आएगा तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या बोल रहा है, 0,1, 0,1 तो कहीं यहाँ पे होगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि 1/25, तो यहाँ पे होगा वाला पॉइंट कहीं छोटा सा, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। उसके बाद 3/125 वाला पॉइंट यहाँ का पे कहीं होगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि 1/25 का होगा, वन से भी छोटा होगा, तो इसलिए मैं 0 और 5 के बीच में लिख रहा हूँ। मैं देखो 0 से बिल्कुल करीब लिख रहा हूँ। फिर लास्ट में इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी तो y 0, यानी कि ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है। तो अब इसको जरा मैच करिए, मिलाइए।
ये देखिए, ये ये ठीक है। तो इस ग्राफ को देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये? ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले क्या था इन्फिनिटी पे, फिर वापस कहाँ आ गया, कहाँ जा रहा है ये, उधर जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है। जीरो की साइड वैल्यू जा रही है वाई की, तो ये क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, देख रहे हैं। और कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाने हैं, एक आइडिया लग गया होगा आपको, है ना। तो अब देखिए इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा, डोमेन तो हमेशा क्या ही है, रियल नंबर चाहिए, कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेंज क्या आ रही है इसकी, रेंज देखिए इसकी क्या आ रही है, रेंज इसकी भी तो सेम वही है, जीरो से इन्फिनिटी ही तो है इसकी रेंज भी, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। बस हाँ इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, देखिए हमेशा हमेशा जो वाई है वो पॉजिटिव ही रह रहा है। वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है भाई, ये रहा 0,1, वाई इंटरसेप्ट भी सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं कोई, रूट्स है ही नहीं कोई, नो रूट्स, सेम टू सेम। और एंड बिहेवियर में बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब तो देखिए सेम है, बाकी सेम सेम एज वैसा ही है जैसे कि ए ग्रेटर देन 1 वाले में था, ठीक है। बस एंड बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज है कि एक्स जब इन्फिनिटी जा रहा है, जब एक्स इन्फिनिटी जा रहा है तो एफ एक्स जीरो जा रहा है, एफ एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है। और जब एक्स माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तब एफ एक्स इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, आसानी से कैसे आपको करना है, ये बड़ा ही आसान है। बस आप थोड़ा सा, आप एक बार वो वैल्यूज लिख लेंगे ना तो आपका अपने आप हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे वापस एक और फैक्ट आ गया कि एवरी एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, जो एक्स अगर ए अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो सेम प्रॉपर्टी होगी 1/f की तरह, सीधी सी बात है, वही वाली बात है ना। ये देखिए मैंने पहले से आपके लिए लिख दिए हैं कि अगर यहाँ पे मैंने कंपैरिजन लिखा है, देखिए बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये। यहाँ पे एक टॉपिक डाल लेता हूँ मैं, क्या है कि कंपेयर, दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या है कि जब एफ एक्स की पावर एक्स, जब ए 0 से 1 के बीच होगा तो दोनों की डोमेन आर होगी, दोनों का रेंज सेम होगा, दोनों का एक्स इंटरसेप्ट नील होगा, दोनों का वाई इंटरसेप्ट सेम होगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वाई इक्वल टू 0 होगी। हाँ, 0 से ए वाला डिक्रीजिंग होगा, ए से ए ग्रेटर देन 1 वाला इंक्रीजिंग होगा। एंड बिहेवियर में इसके में 0 से इन्फिनिटी आएगा और इसका इन्फिनिटी से 0 आएगा, सिंपल। तो ये लास्ट में मैंने एक बार में इनको दोनों को कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान टॉपिक था, मतलब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये इसमें क्या करना है कि +2 का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना होता है। अच्छा आप एक काम करिए, आप ना सिर्फ यही लिख लीजिए, ये हम, ये जो शिफ्टिंग वाला ग्राफ है ना, ये हम पता किसमें पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे वीक 6 में, मतलब कि नेक्स्ट वीक की समरी में मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जो प्लस हो जाता है माइनस हो जाता है इन सब में इससे ग्राफ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो आप अभी वो छोड़िए, आप इसी को पहले मतलब 3 की पावर माइनस एक्स का होमवर्क करके आएंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आ जाती है हमारी बात द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, अब आ जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, सेम वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है ये, बस जहाँ पे ए था उसकी जगह पे आ गया है हमारा ई। और ई को हम क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं हम यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स नंबर, ठीक है। इसमें आपको कोई भी मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की, क्या ये ई क्या आ गया, ये क्या आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, ये क्या है असल में, ये हम लिमिट थ्योरी से पढ़ेंगे आगे जाके, कौन से शायद वीक 7 में पढ़ेंगे, यहाँ वीक 7 में पढ़ेंगे कि एक ऐसी थ्योरी आती है जिससे हमें ई का पता लगता है ना। और ई जो है उसको हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, और ई जो एक रेशनल नंबर भी होता है, जैसे पाई होता था ना रेशनल नंबर, वैसे ही ई एक रिलेशन नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71828 ऐसे समथिंग समथिंग, ठीक है। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए ये समझ लीजिए क्या कि ई एक नंबर है, जैसे हमारा ए की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब मैं इसको 2 की पावर एक्स रख दूं तो एक नया एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं इसकी जगह ई की पावर एक्स लिख लेता हूँ, और इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ई क्या है, 2.71828, इसी की पावर आप एक्स समझ सकते हैं, समझे। तो इसमें कोई आपको डरने उड़ने की जरूरत नहीं है ई से, बस इतना ही समझ लेना, इसलिए बस इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला, बस इतना याद रखना और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही बोला है डेफिनेशन की द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है। अब ई की पावर एक्स, ई क्या है
2.71828, यानी कि ए शुड ए ग्रेटर देन 1 वाला है ना बात ये। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, किससे मिलेगी सारी प्रॉपर्टी, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब भी ये रहा, जब भी ए ग्रेटर देन 1 वाला होता है तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ई भी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा ये, ठीक है। बस वही है और कुछ भी नहीं है ये, बस नाम खतरनाक सा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए सेम वही ग्राफ बन रहा है, ई का सेम 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 टू सेम वही ग्राफ जो कि 2 की पावर x का बन रहा था, है ना। बस ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि इसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये थोड़ा सा जल्दी से वो पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा ऊपर जाने में, ठीक है। ये सब आपको मैं बताऊंगा, किस किस में बताऊंगा, वीक 6 की समरी में बताऊंगा। ये जो ग्राफ वगैरह कैसे शिफ्ट होते हैं ना, कि कि वैल्यू से ग्राफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना अभी आपका आ भी नहीं रहा है ये। आप फालतू में ज़्यादा कंटेंट ले लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात भी लिखी हुई है क्या, कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर, रेंज इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, शुड बी ग्रेटर देन। देखिए ना आप, सेम वही है यार, सेम वही। इसकी भी डोमेन यही थी, वही थी, सेम वही 2 की पावर x वाला फंक्शन ही है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस वैल्यू बस बदल गई है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जो आपने 2 की पावर x में पढ़ा है सेम 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 आपको वही यही लगाना है। अच्छा, अब इन्होंने एक पॉइंट बोला है क्या, ई इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x एट 1, यानी क्या बोल रहे हैं, कि बोल रहे हैं इस वाले ग्राफ का जो टेंजेंट है ना वो क्या होगा, ई होगा। देख लेते हैं क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, यही तो होता है ना, y2, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने। स्लोप क्या होती है, स्लोप हमने पढ़ी है, कौन से वीक में पढ़ी थी, थर्ड वीक में पढ़ी थी शायद, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही होती है स्लोप, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, y2 मैंने मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट मेरा y2 है, ठीक है। y2 जहाँ पे क्या वैल्यू है इसकी, ई की, इसकी ई की वैल्यू है हमारी e की पावर x प्लस h ले लेता हूँ एक जगह, है ना। और ये मान लो ये मेरा y1 है ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे मैं ई की वैल्यू ले लेता हूँ e की पावर x है ना, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है ना, ये तो x और वो x प्लस h, और ये यहाँ पे x हो जाएगा, और ये यहाँ पे x प्लस h पे हो जाएगा, है ना। छोटा, बहुत छोटा डिस्टेंस लिया है, यहाँ दिखने में बड़ा लिख रहा है पर मैंने बहुत छोटा लिया है, ठीक है। एच क्या है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, एच क्या है, एच की वैल्यू जीरो टेंड कर दी है, ठीक है, बहुत स्मॉल वैल्यू, जीरो जितनी है ऐसा समझ सकते हैं आप। तो डालिए अब यहाँ पे y2 की जगह पे मैंने डाला e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x, y1 की जगह डाला, यहाँ डाला मैंने x प्लस h माइनस ई, है ना। तो चलिए ऊपर वाले में देखिए, e की पावर x प्लस h, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर h, अपना वही क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट का रूल, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर, वही लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कि अगर ए की पावर एक्स प्लस वाई है, ए की पावर एक्स प्लस इंटू ए की पावर वाई लिख सकते हैं फॉर्म में। एक्स एक्स की जगह पे क्या लिखना है मुझे, एक्स की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना है ये, क्या बोलते हैं इसका हम, ये यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे भी एक्स है, सॉरी। एक्स और एक्स मर जाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, एच बचेगा, है ना। अब देखिए ई की पावर एक्स यहाँ भी दिख रहा है, ए की पावर यहाँ भी दिख रहा है, तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, ई की पावर एच माइनस वन बचा, और नीचे क्या बचा, एच बचा। अब ये जो ई की पावर एक्स है, ठीक है, और ई की पावर एच माइनस वन अपॉन में एच, इसकी जो वैल्यू है इसकी, आप आगे जाके लिमिट्स में पढ़ेंगे, ये जो चीज़ है ये लिमिट्स, यानी कि वीक 7 में आप पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू जीरो आती है, ओ जीरो कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू वन आती है, वन। तो ये तो वन हो गया, तो बचा कौन, ई की पावर एक्स, तो स्लोप कितना आ गया, ई की पावर एक्स। ये लोग वही तो बोल रहे हैं कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। ये ई क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, ई की पावर एक्स आएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे नहीं, ये नहीं आएगा ये तो मैंने वो निकाला ना, एक सेकेंड, ये तो मैंने स्लोप की वैल्यू निकाली ई की पावर एक्स, है ना। अब इन्होंने क्या बोला, 1, ई पे पूछा है ना, तो वन ई की जगह पे वन डाल देंगे, एक्स की जगह पे वन डाल देंगे, एक्स की जगह पे वन डालोगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ई इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द 1, ई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा पेन कैसे कलर का हो गया, एक सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा था, एरिया अंडर कर्व एफ एक्स ई की पावर एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू वन इज ई। अब आपको एरिया अंडर कर्व आपने कभी पढ़ा हो क्या पता है, ना पढ़ा हो मुझे पता नहीं है,
ठीक है। अब जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होंगे उन्होंने तो पढ़ा होगा कि एरिया अंडर कर्व होता क्या है, और जो किसी और बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनके लिए सिंप्लीफाई करके चीज़ें लिखूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने एक लाइन खींची, एक और मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ये मैंने एक बनाया कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ ई की पावर एक्स का ग्राफ, तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा ई की पावर एक्स के ग्राफ को। अब एरिया अंडर कर्व क्या होता है, यानी कि ये जो कर्व है इसे क्या बोलते हैं, कर्व। इस कर्व के अंदर वाला एरिया, उसे क्या बोलेंगे हम, एरिया अंडर कर्व। इसने कहाँ कहाँ से पूछा है, इसने बोला है कि माइनस इन्फिनिटी से वन तक का। तो चलिए माइनस इन्फिनिटी से वन तक का निकाल लेते हैं। ये है माइनस इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से लेके वन तक, यहाँ पे कहीं वन होगा। यानी कि इन्होंने बोला कि ये जो एरिया है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से वन तक का, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू ई आती है। यही बोल रहे हैं इस पॉइंट में ये लोग, देखिए द एरिया अंडर कर्व एफ, ये वाले फंक्शन का फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू वन इज ई। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रूफ कर लेते हैं आती है कि नहीं आती है। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। एरिया अंडर कर्व आप हमेशा इंटीग्रेशन से निकालते हैं। अब इंटीग्रेशन मैथ्स वालों को आता होगा और किसी बैकग्राउंड वालों को नहीं आता होगा, तो आप चिंता मत करें, आपको वीक 7 और 8, 7 या 8 में, दोनों में से किसी में आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप अभी के लिए बस समझ लें, बाद में आप इसको, फिर आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी आप बस समझ लें कि हुआ क्या। मतलब क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है, एरिया निकालने के लिए जो भी फंक्शन का हमें एरिया निकालना है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ई की पावर एक्स का एरिया निकालना था, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, जो साइन में सांप जैसा, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। पूछा कहाँ से कहाँ तक था, माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक, और ये इसको क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं इंटीग्रेशन की। अब देखिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। मुझे पता है आप मैथ्स वाले जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके सर के ऊपर से जाएगा ये, लेकिन बस आप इतना रट लें अभी। आगे जाके 7 8 वीक में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं कि ये होता क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से वन डालते हैं। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक बार डालेंगे वन, और एक बार डालेंगे माइनस इन्फिनिटी। तो एक बार वन डाली और दूसरी बार डालूंगा मैं माइनस इन्फिनिटी। अब ई की पावर वन, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, वन अपॉन में ई की पावर इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू आपको पता है जीरो तक जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, ई। तो यही तो बोल रहे थे कि एरिया कितना आएगा, ई के बराबर आएगा। ठीक है, ये वाला ई के बराबर आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मैथ्स वालों का काम है ये, और लोगों के ऊपर से सर के ऊपर से गया होगा, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को आगे जाके समझ आ जाएगा ये। ठीक है, बस आप अभी याद रख ले कि उनका एरिया जो होता है ई आता है। ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन्होंने फिर से बोला कि अगर हम वन अपन एक्स का लेंगे है ना, तो एरिया कितना आएगा, वन आएगा। तो वही सिंपल सेम टू सेम प्रोसेस करके आप निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको छोड़िए। अब एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर पूरे, मतलब जितना भी हमने पढ़ा इस सब के ऊपर एक क्वेश्चन करना है हमें। तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कंपोजिट फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। ये बोल रहे हैं, लेट आर बी द परसेंट ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्ड टू एफिलिएट लिंक्स आफ्टर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन एंड परचेज द प्रोडक्ट इन टी मिनट्स इज गिवन बाय दिस थिंग, है ना। ये लोग बोल रहे हैं कि एक एक वो है कोई, आर क्या है, आर एक परसेंटेज निकाली गई है ऐसे लोगों की जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से सामान जाके खरीद लेते हैं। ठीक है, टी मिनट्स के अंदर खरीदते हैं। ठीक है, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब इसके ऊपर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इक्वेशन भी दे रखी है देखिए। अब इसके ऊपर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल रिस्पॉन्डिंग आफ्टर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स बाद कितने, मतलब कितने लोग वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने परसेंटेज। यानी कि यहाँ मुझे 10 डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आर टी क्या है, आर टी तो परसेंट ही है ना। तो डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 50 - 100 ई की पावर -2 -0.2 इंटू में टी कितना दिया है इन्होंने, 10 मिनट, तो 10 डायरेक्ट डाल देंगे। तो 50 - 100, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ई की पावर 2 × 10, तो -2 हो जाएगी, है ना। तो इज इक्वल टू 50 माइनस में 100 अपॉन में ई की पावर -2, नीचे जाके क्या हो जाएगी, +2। आपने एक्सपोनेंशियल में पढ़ाई है ये। ठीक है, तो आर टी आ गया यहाँ से 50 माइनस में 100 अपॉन में ई की पावर 2, यानी कि 2 पॉइंट, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट कुछ कुछ होती है ना, उसका स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो समथिंग समथिंग इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है। इनको पूरा सॉल्व करने के बाद आता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 36.46। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, 36.46 आंसर आएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको ये वाला जो पार्ट है आपको समझ आ गया होगा, है ना। ए पार्ट है ये। अब बी पार्ट देख लेते हैं कैसा होगा। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज एक्सपेक्टेड, यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज क्या हो सकती है इनमें, है ना।
हाईएस्ट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि इसका हाईएस्ट परसेंटेज लो होगा। तो चलो एक बार लिख देते हैं, दो तरीके में बताऊंगा आपको इसको। आर टी इज इक्वल्स टू 50 माइनस में 100 ई की पावर 0.2 टी, है ना। इसकी मुझे हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी है, ठीक। तो अब मेरी बात देखिए, मेरी बात सुनिए। जिसको डिफरेंशिएशन वगैरह आता है वो तो इसका डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के इक्वल रख के उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे। मैक्सिमम मिनिमम सर ने सिखाया था, है ना, तो वो तो निकाल लेंगे। लेकिन जिसको नहीं आता डिफरेंशिएशन, उसके लिए क्या, उसके लिए एक सिंपल मेथड है। क्या, कि आपको इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। देखिए 50 माइनस ये, यानी कि अगर मैं इसको सबसे छोटा कर दूं, इसको मैं अगर सबसे छोटा सा कर दूं तो 50 में से उतना ही कम चीज, उतना ही कम होगा। मान लो अगर मैं अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर दूं, ठीक है, तो 50 में से थोड़ा कम 2 जाएगा तो 48 बचेगा, यानी ज़्यादा बचेगा। पर मैंने इसकी वैल्यू 3 कर दी तो 47 बचेगा ना। तो मतलब मेरे को इसको मिनिमम करना है। मैं इसको मिनिमम कर दूं तो मेरा आंसर भी तो मेरा ये 50 मैक्सिमम आ जाएगा, है ना, क्योंकि उससे कम हो जाएगा। तो इसको मिनिमम में कितना करूंगा, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है। उससे छोटी तो नहीं आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ई की पावर जो है वो, मतलब ई जो है वो नेगेटिव में नहीं आता है ना, पॉजिटिव में आएगा, तो 0 ही आ सकती है। तो 50 माइनस 0 इसका मतलब कितना, 50% आंसर आएगा हमारा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो हमारी वो वाला मेथड था कि मतलब हिट एंड ट्रायल वाला, कि हम सोच के ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड वही है अपना डिफ्रेंशिएशन वाला, ठीक है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक। पर डिफ्रेंशिएशन वाले से भी अच्छा एक और मेथड है, ग्राफ, ग्राफ की मदद से, है ना। ग्राफ की मदद से अगर मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि ग्राफ वाला नहीं करवाता हूँ, है ना। तो चलिए अब हम अपना सी पार्ट करते हैं, ठीक है। आप ये वाला पार्ट समझ चुके होंगे कि कैसे करना है आपको। चलो मैं अब हम अपना सी वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, सी वाले पार्ट में बोल रहा है, एक वही क्वेश्चन के ऊपर दे रखा है 50 माइनस में 100 ई की पावर माइनस 0.2 टी, है ना। इसी के ऊपर क्या दे रखा है, ये दे रखी है, हाउ लॉन्ग बिफोर आर टी एक्सीज 30%, यानी कि 30% कब होगा आर टी। तो सीधी सी बात है, 30 यहाँ डाल दो, टी की वैल्यू निकल जाएगी अपने आप, 100 ई की पावर माइनस 0.2 टी। तो यहाँ से इसको उधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको ये जो है इस वाले को मैं इधर भेज रहा हूँ राइट साइड, तो 100 ई की पावर माइनस 2.टी आ जाएगा, ठीक है, जिक्वल टू 50। ये जो 30 इधर था मैं उसको उधर भेज रहा हूँ तो -30, तो जिक्वल टू 20, तो ई की पावर माइनस 0.2 टी जिक्वल टू 20 अपॉन में 100, 100 को भी और 100 में नीचे भेज रहा हूँ, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 1/5 आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि इसकी वैल्यू 1/5 आ रही है ना। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आगे आपको क्या आना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आपने वो सब सीखा नहीं है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करना। तो उसको आप कैसे ही सॉल्व करेंगे, मुझे समझ नहीं आता इन्होंने पहले वाला एग्जांपल क्यों ले लिया, क्योंकि ये सब तो चीज़ें अभी सीखी भी नहीं है, ये सब चीज़ें तो आप नेक्स्ट वीक में सीखने वाले हैं। इसको ई क्यू कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे वैल्यू निकालेंगे, पर अभी पता नहीं क्यों ले लिया इन लोगों ने, पर कोई बात नहीं। अभी आप इतना ही समझ ले, अब यहाँ पे आके छोड़ दीजिएगा, आप वैल्यू सीधा निकाल लीजिएगा, आ जाएगी इसकी वैल्यू कुछ 8 मिनट की समथिंग आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। अभी आप ऐसे खुद से तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। समझे, आई होप समझे होंगे आप इसको। वैसे असल में होता कैसे है ये असल में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे होता है। ये कैसे करते हैं इसको ना, दोनों साइड हम ln ले लेते हैं, हम ln एक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ln ई की पावर, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही हम एक ln फंक्शन पढ़ेंगे, ln 1/5, है ना। अब ln की प्रॉपर्टी होती है कि जो ऊपर वाला होता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और ln ई इज इक्वल्स टू ln 1/5। अब और ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो ln ई होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो 0.2 टी इज इक्वल्स टू ln 1/5। ये आपको उससे निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। फिर मान लो आगे कुछ कुछ एक्स वैल्यू आ गई मान लो, है ना, तो टी क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में -0.2, जो कि एक्स की वैल्यू आप एक बार कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लीजिएगा, ln 1/5 की, वो 8 मिनट के अराउंड आएगी, ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू। समझ गए, आई वो बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा क्या, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट फंक्शन रह रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट नहीं सॉरी, अब हमारा थर्ड फंक्शन रह रहा है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में पढ़ना है
उसके बाद फिर हमें लास्ट में पढ़ना है, क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, चलिए चलिए तो हम देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन, इससे हमें नाम से पता चल रहा है कि कंपोज यानी कि ऐसा फंक्शन, यानी कि जो दो फंक्शनों का कॉम्पोज हो। कॉम्पोज मतलब यानी कि दो फंक्शनों का मतलब कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, ऐसा फंक्शन हमें बनाना है कि जो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन था एफ एक्स और एक फंक्शन मेरे पास जी एक्स था। मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू फंक्शन बना दिया, है ना। कुछ मान लो कुछ न्यू फंक्शन एच एक्स बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एच एक्स हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्पोज 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 ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना, यानी कि दोनों का कॉम्पोज है, दोनों का मिक्स है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको देखते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, क्यों काम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक कंप्यूटर स्टोर है हमारे पास। ठीक है, उसमें क्या चल रहा है, उसमें ना दो ऑफर्स चल रहे हैं। एक ऑफर है कि आपका जितना भी कंप्यूटर का प्राइस होगा उसको आपको वो 85% ऑफ करके दे देगा। ठीक है, ओ सॉरी 15% ऑफ करके 85% प्राइस में, 15% ऑफ करके आपको 85% प्राइस में वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, और दूसरे में वो बोल रहा है कि दूसरा ऑफर ये है कि जितना भी आपका एमआरपी होगा उससे वो आपको 3000 रुपीज़ ऑफ कर देगा। ठीक है, पहले में बोल रहा है कि मान लो अगर आपका 12,000 एमआरपी है तो आपको इसको 15% ऑफ कर देगा और 85% प्राइस में ही दे देगा। दूसरे वाले में बोल रहा है क्या, कि अगर आपका 12,000 एमआरपी है तो वो आपको सीधा 3,000 रुपये कम करके यानी कि सीधा 9,000 रुपये में आपका सामान आपको दे देगा। ठीक है, तो दो ऑफर चल रहे हैं। ठीक, तो अब इन दोनों ऑफर के लिए कुछ फंक्शन बना सकते हैं हम। चलिए बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए जो पहला ऑफर है, पहले ऑफर के लिए फंक्शन काम आ सकता है, एफ एक्स इक्वल 0.58x। कैसे, क्योंकि देखो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की परसेंटेज ऐसे निकालूंगा, 85 इंटू में एक्स अपॉन में 100, यही तो निकालूंगा। अब देखिए इस यही यही तो ये लिखा हुआ है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 100 को 85 से तो 0.85 ही आ जाएगा, है ना, 0.85x यही तो आएगा। यही फंक्शन मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पे 0.5x है ना। ठीक है, तो आइए समझ गए होंगे आप ये। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, दूसरे वाले में बोल रहा है, दूसरा फंक्शन जी एक्स मैंने बनाया है, इसमें बोल रहा है कि जितना भी एक्स एमआरपी है आपका, ठीक है, उससे 3,000 कम कर देंगे। तो देखिए 3,000 कम कर दिया, तो दो फंक्शन हमारे बन गए, एक एफ एक्स है एक जी एक्स। ठीक है, समझे, तो दो हमारे ये फंक्शन बन गए। अब अब मान लो कोई कस्टमर आया, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा ही मतलब बार्गेनिंग एक्सपर्ट है बिल्कुल। ठीक है, मतलब अलग लेवल का उसका बार्गेनिंग चल रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला नहीं नहीं मुझे दोनों ऑफर लगा के दो भाई, तभी मैं तुमसे कंप्यूटर लूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कंप्यूटर वाले ने भी बोला हो कि ठीक है भाई दे देता हूँ मैं, आप इतना बोल रहे हो तो। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है मेरे को ये वाला ऑफर भी लगाओ, मेरे को ये वाला ऑफर भी लगाओ। अब वो दोनों ऑफर कैसे लगाएगा बेचारा, उसने तो क्या बनाया, उसने जो मशीन बनाई, उसने मशीन बनाई है कि हाँ मैं 85% वाले एक्स में लगा दूंगा, और ये दूसरा वाला जी एक्स वाले के लिए उसने 3,000 वाले के लिए दूसरे वाले की मशीन बना रखी है। ठीक है, दो अलग अलग मशीन बनाई है उसने। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे करूँ, मतलब मुझे क्या कोई नई मशीन बनानी पड़ेगी। तो वो यही करेगा, एक न्यू मशीन बनाएगा, यानी कि एक न्यू फंक्शन बनाएगा जो कि दोनों प्राइस को कैलकुलेट कर दे एक साथ। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं उस फंक्शन का नाम एच एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब मान लो जो नया फंक्शन है ना, अब उसमें क्या हो रहा है, उसने बोला कि पहले 85% वाला ऑफर लगाइए। 85% वाला ऑफर यानी कि प्राइस का 0.85 हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑफर लग गया। दूसरा ऑफर उसने बोला कि आप इसमें से भी 3,000 कम कर दीजिए, तो इसमें से भी 3,000 कम हो गया, तो हमारा ये नया फंक्शन बन गया इजीली। ठीक है, अब ये न्यू न्यू फंक्शन को आप ध्यान से देखते हैं, असल में ये है कौन। देखो ये मैंने लिखा एच एक्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एफ एक्स ही तो है ना, और -3,000। ठीक है, ठीक, यही तो है ये। अब जरा मैं इसको और इसको कंपेयर करना जरा ध्यान से। ये जो एच एक्स है उसको जगह ही तो जी एक्स लिख रखा है, और ये जो एक्स है उसकी जगह तो एफ एक्स लिख रखा है, और ये 3,000 3,000 ही है ना। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स -3,000, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि असल में इन्होंने दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दिया। देखिए दोनों फंक्शन एक ही इक्वेशन में आ रहे हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखते हैं हम जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में गॉफ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा कंपोजिट फंक्शन होता है। ध्यान से देखिए, मुझे आप एक बात बताइए,
कि इसको मैं आपको एक और डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि जैसे ऑफर वगैरह लगा के, है ना। चलिए अब देखिए एक और डिफरेंट एंगल से समझाता हूँ मैं। जरा जी को लीजिए। जी एक्स क्या था? जी एक्स था x-3000। ठीक है, यही था जी एक्स। अगर मैं जी ऑफ 12,000 लूंगा, तो जी 12,000 लूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्या पढ़ूंगा मैं इसको? जी ऑफ 12,000 यही तो पढ़ूंगा। समझे? इसको मैं क्या पढ़ूंगा? जी ऑफ 12,000 पढ़ूंगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा जी ऑफ टी, तो मैं इसको यही तो पढ़ूंगा कि जी ऑफ टी, यानी कि जी में टी डाल दो, यही तो पढ़ूंगा। अगर मैं इसको लिख दूंगा जी ऑफ ब्लैंक बॉक्स, तो ये क्या बोलेंगे इसको? ब्लैंक बॉक्स -3000, यही तो होगा। यानी कि हम इसको पढ़ते कैसे? हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 12,000, जी ऑफ टी, जी ऑफ ब्लैंक बॉक्स। तो अगर मेरे को जी ऑफ एफ एक्स निकालना हो, तो मैं ऐसे ही तो निकालूंगा, इस डब्बे की जगह पे एफ एक्स डाल दूंगा। समझे? तो कंपोजिट फंक्शन कुछ नहीं है, बस यही है कि वो एक दूसरे के अंदर, मतलब हम उसको पुट कर देते हैं जिसका भी हमें पूछा होता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है कंपोजिट फंक्शन, आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइए। देखिए, जी ऑफ एफ एक्स पूछा था, तो बस जी वाले फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, सिंपल। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दो, अपने आप आ गया जी ऑफ एफ एक्स। अब मान लो उल्टा पूछ लेता, बोलता कि नहीं नहीं, जी ऑफ एफ एक्स नहीं पूछूंगा मैं पूछूंगा एफ ऑफ जी, पूछूंगा एफ ऑफ जी एक्स पूछूंगा। तो कैसे होगा? एफ ऑफ जी एक्स कैसे लिखेंगे हम? एफ क्या था? 0.5 और 0.85, है ना। यहाँ पे क्या डालते थे हम? एक्स डालते थे, इसकी जगह पे यहाँ पे जी एक्स डाल देंगे, है ना। 0.585 सॉरी, 0.85 जी एक्स, जी एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे? जो फंक्शन है जी एक्स का, क्या फंक्शन है जी एक्स? -3000। समझे? x-3000, तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ जी बन गया। तो मतलब हमें जिसका भी ऑफ चाहिए हमें वही पुट कर देना होता है, सिंपल सी बात है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा। देखिए ना आप, जी इसको क्या पढ़ते थे? जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 12,000, जी ऑफ टी। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालना बड़ा आसान नहीं है, उसी को तो डाल देंगे उठा के। समझे ना? या नहीं समझे? समझ गए होंगे मुझे तो लगता है, बड़ा ही, क्योंकि सेम चीज है सब कुछ, सेम सेम ही तो दिख रहे हैं दोनों। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉफ फंक्शन बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ, या फिर फॉग, एफ ऑफ जी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी, दोनों में से हमें जो निकालना है हम उसकी वैल्यू उसमें डाल देंगे, बस सिंपल। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखिए कंपोजिट फंक्शन की एक डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, एक बार मैं इसका वो भी कर लूँ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल भी कर लेता हूँ, मतलब इसके कोई एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ी वैल्यू सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं एक बार। आई होप आप इतना तो समझे होंगे, ये जो मैंने एफ ऑफ जी बताया, जी ऑफ एफ बताया। ठीक है, अब मान लो अगर कोई कस्टमर आया, है ना, उसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को दोनों ऑफर लगा के दो। तो देखिए कैसे लगाएगा, दोनों ऑफर लगाएगा कैसे वो। अब दो ऑफर, अच्छा, अब वो ऑफर भी दो टाइप से लगा सकता है। हम लोग ऑफर दो टाइप से लगा सकते हैं, कैसे? देखिए, यहाँ दो ऑफर चल रहे हैं। यहाँ एक ऑफर चल रहा है कि ये बहुत बड़ा पेन हो गया। ये सही है, नाइस। हाँ, यहाँ एक ऑफर चल रहा है कि 85% पे मिल रहा है वो सामान, या फिर दूसरा ऑफर चल रहा है कि 3,000 ऑफ हो रहा है, यही तो चल रहा है। अब कोई कस्टमर आया, मान लो एक कस्टमर था ए और एक कस्टमर था बी। ठीक है, ए कस्टमर ने बोला कि मुझे भी दोनों ऑफर चाहिए, बी ने बोला मुझे भी दोनों ऑफर चाहिए। ए वाले ने बोला कि मेरे को ऑफर पता है कैसे लगा के दो? मुझे लगा के दो कि पहले 85% ऑफ करो, उसके बाद 3,000 वाला लगाओ। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पहले 85% ऑफ करो, यानी कि हमारा ये जो केस हमने बनाया था, कि पहले 85% ऑफ कर दिया, उसके बाद फिर 3,000 ऑफ कर दिया, है ना। यही तो था। तो चलिए देखिए, पहले 85% ऑफ करना है, तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा कि पहले 85% ऑफ कर दिया, उसके बाद इसमें से 3,000 रुपये घटा दिए, यही बनेगा फंक्शन, है ना। और इसी को हमने क्या बोला था? इसी को हमने बोला था कि ये जी एक्स है, और ये जो फंक्शन है ये क्या है? एफ एक्स है, और ये -3,000 है ना। इसी को हमने क्या बोल दिया था? गॉफ बोल दिया था, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ, है ना। अब दूसरा वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा ऑफर नहीं लगाना, मुझे लगाना है कि पहले तुम 3,000 ऑफ कर दो, यानी कि पहले तुम 3,000 माइनस कर दो, अब इसके बाद इसके ये जो प्राइस आया इसके ऊपर आप 85% लगाओ।
ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये नया वाला बंदा बोल रहा है। इसके लिए कोई फंक्शन लिख लेते हैं हम फिर से। क्या लिखूं? कोई नया फंक्शन, जैसे कि इसमें भी मैं एच एक्स मान लेता हूँ। चलिए यार छोड़ो, है ना। देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला कि 0.85 किसका किसका करना है। पहले तुम जितना भी तुमने प्राइस खरीदा था उसमें से 3000 माइनस करके इसका करना है ना। तो इसको ध्यान से देखना है क्या है। एच एक्स 0.5x, वो क्या था? एफ एक्स क्या था? एफ एक्स कुछ ऐसा ही तो दिखता था, 0.585x। ये दोनों क्या सेम नहीं दिख रहे? 0.85 0.5 एक्स की जगह पे पूरा लिखा हुआ है ना। तो देखिए इसकी जगह पे मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, एच एक्स की जगह पे 0.85। और ये कौन है? ये तो जी एक्स ही है हमारा। जी एक्स कैसे दिखता था? जी एक्स ऐसे ही तो दिखता था, एक्स माइनस 3000, है ना। तो ये आ गया यहाँ पर जी एक्स। तो देख रहे हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये हमारा क्या था? गॉफ था, जी ऑफ एफ एक्स, है ना। और ये क्या है? ये हमारा फॉग है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों चीज़ क्लियर हुई होंगी। अब जरा देखते हैं कि फ़ायदा किस में हो रहा है, पहले वाले में हो रहा है दूसरे वाले में हो रहा है, देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो उसने 12,000 रुपये का सामान खरीदा। तो अब वो लगाएगा गॉफ, उसने लगा दिया गॉफ, ठीक है। कैसे लगाएगा? पहले 0.85 मल्टीप्लाई एक्स, यानी 12,000 को 0.85 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर माइनस 3000 कर देगा, ठीक है। 0.85 को इससे इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा। 12,000 मल्टीप्लाई 0.85 तो कितना आएगा? 10,200 आ जाएगा। माइनस 3000 कर देंगे इसमें से, ठीक है। माइनस 3000 कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? 7,200 रुपीज़ का पड़ जाएगा उसको, अगर वो गॉफ फंक्शन का यूज़ करेगा। और अगर वो फॉग फंक्शन का यूज़ करेगा तो क्या होगा, देखे। उसने क्या बोला? उसने बोला कि नहीं नहीं, पहले ही तो माइनस कर दो। तो 12,000 में से पहले 3,000 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा? 0.85, 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9, है ना। तो 9, अब 9 है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितने का पड़ेगा इसको सामान? 7,650 को, यानी कि सेकंड वाला कस्टमर घाटे में निकल जाएगा अगर वो फॉग लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के सामान लेना चाहिए, है ना। चलिए, अगर उसको मैथ्स आती होगी, उसको उसको गॉफ और सेकंड वाले को, अगर मुझे लगता है कि ना फर्स्ट वाले को अच्छे से वो आता होगा कंपोजिट फंक्शन, इसलिए वो इतना फायदा करवा पाया अपना। सेकंड वाले को और बी वाले को आता नहीं होगा, इसलिए वो ऐसे घाटे में चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया है, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के बताया इस पर, ठीक है। चलिए, अब वही वाली बात है, ये फिर से कंपोजिट फंक्शन क्या? द कंपोजिट फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय फॉग एंड। फॉग क्या होता है? वही बताया मैंने आपको, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ के अंदर जी एक्स को डाल दो, फॉग हो गया बस। और वही उल्टा, उस अगर गॉफ होगा तो जी के अंदर एफ एक्स डाल दो। द डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन एफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल एक्स। अच्छा, अब इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करनी है हमें, कि फॉग की डोमेन क्या होगी और गॉफ की डोमेन क्या होगी, ठीक है। इन दोनों की डोमेन के बारे में बात करनी है, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं निकालने जा रहा हूँ फॉग की डोमेन, ठीक है। कि फॉग, मैं पहले फॉग की डोमेन निकालूंगा, वैसे फिर मैं गॉफ की भी निकाल लूंगा। तो चलिए पहले फॉग की डोमेन निकालते हैं। चलो देखिए, अब एक एक बात बताइए, देखिए कि ये फंक्शन बन कैसे रहा है। इस फंक्शन को बनाने में दो स्टेप्स लग रहे हैं हमेशा, गॉफ फंक्शन को बनाने में और फॉग फंक्शन को बनाने में दो स्टेप लग रहे हैं। देखिए, एफ ऑफ जी एक्स को बनाने में दो स्टेप लग रहे हैं। कैसे? देखिए, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना। और एफ एक्स है, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले फॉग एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि मुझे एफ के अंदर क्या डालना है? जी एक्स डालना है ना। तो अब मुझे पहले जी के अंदर क्या? एक्स डालना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले जो जी फंक्शन है उसके अंदर मैं पहले एक्स डाल रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर हमें मिल क्या रहा है? हमें जी एक्स मिलेगा। जी एक्स फंक्शन का काम ही तो यही है कि वो अपना एक्स लेके जी एक्स बना देगा, है ना। कोई भी यूनिट लेके, मान लो अगर मैं जी के अंदर टी डालूंगा तो वो क्या बना देगा? जी मतलब टी डालूंगा तो जी टी बन जाएगा ना। जी के अंदर डब्बा डालूंगा तो डब्बा बन जाएगा ना, ऐसे करके होगा ना, ठीक है। तो वही, तो सबसे पहले मैं जी के अंदर एक्स डालूंगा, पहला स्टेप है मेरा ये। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि अब जी एक्स मिल गया हमें, अब जी एक्स को मैं एफ फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। एफ फंक्शन के अंदर डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? फॉग। यही तो हमारा फॉग है। तो फॉग बनाने के दो स्टेप्स है, ठीक है। पहला कि पहले इसको एक्स को जी में डालो, फिर दूसरा जी एक्स को एफ में डालो, तो बन जाता है फॉग।
वैसे ही अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसकी डोमेन बतानी है, ठीक है। तो इसकी डोमेन देखो क्या बोल रहा है कि x इज इन द डोमेन ऑफ g एंड gx इज इन द डोमेन ऑफ f, यानी कि फॉग की डोमेन क्या होगी, वो सेट्स होंगे, वो सेट्स होंगे, कौन से सेट, इसका और इसका जो सेट है उनका इंटरसेक्शन होगा। यानी कि पहले हमें x की डोमेन चेक करनी पड़ेगी, g की डोमेन चेक करनी पड़ेगी। g की डोमेन यानी कि ये देखिए कि जो x है, x की वो सारी वैल्यूज जो g के अंदर आती है वही तो इसके डोमेन होगा, यही तो इसका डोमेन होगा ना। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि x जो है वो g के डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे यहीं से, क्योंकि अब वो g में नहीं आएगा तो gx ही डिफाइन नहीं होगा। अब जब gx डिफाइन नहीं होगा तो वो f के अंदर जाएगा ही क्या, समझे। पहला स्टेप तो यही है कि सबसे पहले हमें x चेक करना है वो g के डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा होगा तो जो gx है वो अनडिफाइन होगा, वो अनडिफाइन होगा तो फिर वो f में जा ही नहीं सकता। फिर मान लो अगर कि x के डोमेन में g के डोमेन में x आ रहा है तो gx हमारा डिफाइन है। अब gx f के अंदर जाएगा तो यानी कि gx की जितनी भी वैल्यूज है वो f के डोमेन में होनी चाहिए, तभी तो हमारा फॉग भी डिफाइन हो पाएगा। इसलिए इन्होंने बोला पहला क्या कि x होना चाहिए g के डोमेन में और gx होना चाहिए f के डोमेन में, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे ना, आपको उससे समझ आएगा, अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए, तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिख रखा है, यानी कि ये वही वाली बात है कि x के डोमेन में x किसके डोमेन में होना चाहिए, g के डोमेन में होना चाहिए, तभी ये फंक्शन gx बन जाएगा, है ना। फिर अभी जो gx है ये किसके डोमेन में, ये किसके डोमेन में होना चाहिए, ये होना चाहिए f के डोमेन में, तभी ये फंक्शन वो बन पाएगा, फॉग बन पाएगा, है ना। f ऑफ gx बन पाएगा, ठीक है, समझे। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो रेंज है, ये कि मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है डोमेन ऑफ जी, यानी कि एक्स जो डोमेन ऑफ जी होगा, जी एक्स जो क्या होगा वो डोमेन ऑफ एफ होगा, और एफ ऑफ जी एक्स यानी कि ये क्या होगा, ये रेंज ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। यही तो फंक्शन होगा मतलब यही तो इसकी रेंज होगी ना। इसका जो डोमेन है वो एफ की जो रेंज है वो एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये देखो वही लिख रखा है कि एक्स जी से लेके पहले एक्स को जी में डालेंगे, स्टेप्स याद रखना है वाले, पहले एक्स को जी में डालेंगे, फिर हमें जी एक्स मिल जाएगा, जी एक्स मिल जाएगा, फिर हम जी एक्स को एफ में डालेंगे तो फिर जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं, उसके बाद आपको समझ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। तो चलो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है कि एक एफ एक्स दे रखा है हमें 3x-4, ठीक है। वहीं फिर और एक जी एक्स भी दे रखा है हमें x²। अब पहले पार्ट में ये बोल रहा है कि गॉफ फाइंड करो, गॉफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करो। और चलिए, तो अब देखिए, अब इन्होंने बोला पहले पार्ट में बोला गॉफ फाइंड करो, और दूसरे पार्ट में इन्होंने बोला है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि फॉग फाइंड करो, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं, क्या ही कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये मैंने क्या कर दिया, ये दो दो बार ब्रैकेट क्यों लगा दिए मैंने, ठीक है, फॉग। चलो चलिए, तो सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करने का पहला स्टेप क्या है कि पहले मैं जी एक्स फाइंड करूंगा, फिर मैं जी एक्स फाइंड करने के बाद उसको एफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्स की जगह एक्स को मैं डालूंगा जी एक्स वाले फंक्शन में, फिर जी एक्स वाले फंक्शन से मुझे जी एक्स मिल जाएगा, फिर मैं उसको एफ वाले फंक्शन में डाल दूंगा, एफ वाले फंक्शन में डाल दूंगा तो फिर मुझे एफ ऑफ, सॉरी उल्टा, जी ऑफ एफ पूछा है देखिए मैंने उल्टा कर दिया ना, जी ऑफ एफ पूछा है इस बार। हाँ, तो पहले क्या करूँगा, यानी कि पहले मैं एक्स वाले फंक्शन को एफ में डाल दूंगा तो मुझे यहाँ से एफ एक्स मिल जाएगा, फिर मैं एफ एक्स वाले फंक्शन को उठा के जी में कि एक्स वाले फंक्शन को मैं एफ में डाल दूंगा तो एफ एक्स मिल जाएगा, फिर एफ एक्स को मैं जी में डाल दूंगा तो जी ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो चलिए, तो पहला वाला ऐसे निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक्स एफ में डालेंगे, ये रहा 3x-4, तो 3x-4 ही आ जाएगा। अब इस 3x-4 को उठा के किस में डालना है, जी में डालना है, ये रहा जी, तो जी में डाल देना है, तो वो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, यानी कि x², x² की जगह क्या डालेंगे, ये 3x-4 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया गॉफ फंक्शन, ठीक है। बड़ा ही आसान है, सिंपल है, देखिए बहुत ही सिंपल है। ये इसने पूछा था मुझसे जी ऑफ एफ एक्स, हमें बस पता होना चाहिए जी ऑफ एफ एक्स लिखते कैसे हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब ये देखिए, जी में एक्स डाला हुआ है, एक्स की जगह में एफ एक्स डाल दीजिए, सीधा एक्स डाला हुआ है, एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल दीजिए, उसके उठा के सीधा यहाँ डाल दिया और ये हमारा आंसर आ गया। वैसे अब देखिए फॉग भी निकल जाएगा, फॉग में क्या करूँगा, एक्स को पहले मैं एफ जी में डालूंगा तो हमें जी एक्स मिल जाएगा,
जी एक्स को फिर मैं एफ में डालूंगा तो मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है, मतलब फॉग मिल जाएगा। तो फॉग को हम लिखेंगे कैसे? फॉग को हम लिखेंगे ऐसे ही, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ में हमें क्या डालना है? जी डालना है, ये रहा एफ, यानी एक्स की जगह पे मुझे पूरा जी डाल देना है। तो यानी कि हो जाएगा 3x² - 4, सिंपल एज डेट, समझे? तो ऐसे करके हम फॉग और गॉफ किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक होमवर्क के लिए एग्जांपल दे देता हूँ, जो कि आप घर पे करिएगा अपना, मतलब प्रैक्टिस रहेगी आपकी, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता, क्योंकि फिर वन शॉट 4-5 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ना आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1, और मैं थोड़ा स्लो भी समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि मुझे कोल्ड हो रखा है। x² - 1, बहुत दिक्कत हो रही है समझाने में। तो इसमें फाइन क्या करना है? पहले में फाइन करना है जी ऑफ एफ गॉफ फाइंड करना है, और दूसरे में आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी, यानी कि फॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको घर से ज़रा ट्राई करेंगे होमवर्क पे, ठीक है। अब हम अपना देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द डोमेन फॉर कंपोजिट फंक्शन, यानी जो अब हमें डोमेन फाइंड करनी है कंपोजिट फंक्शन की, यानी फॉग की और गॉफ की, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, एक रूल है, दो रूल है, मतलब इसके लिए आप समझ सकते हैं। पहला वाला मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको पहला वाला बताया था कि फॉग की डोमेन क्या होगी। देखिए, फॉग की डोमेन क्या होगी? फॉग की डोमेन वही होगी जो डोमेन ऑफ जी, यानी कि जो एक्स की डोमेन, और देखिए, फॉग की डोमेन क्या होगी? फॉग की डोमेन वो होगी जो कि एफ ऑफ जी की सॉरी एफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, जी एक्स की डोमेन होगी, और एफ एक्स की डोमेन होगी। जो जी एक्स की डोमेन में आते होंगे और जो एफ एक्स की डोमेन में आते होंगे, उन्हीं का इंटरसेक्शन लेने के बाद ही तो इसकी डोमेन बनेगी, क्योंकि दोनों में तो सेम सेम लोग आने चाहिए ना, ठीक है। तो चलिए, तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। नहीं, वो वाली बात तो पहले मेथड है। दूसरा मेथड एक और है कि ऐसे लोग भी ले सकते हो, ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करना है जो कि जी की डोमेन में ना आए। तो वही उल्टी बात है बिल्कुल, देख रहे हो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि ऐसे लोगों को लेना है जो कि जी के डोमेन में आए, और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं लेना है जो कि जी के डोमेन में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वही बात है ना, उल्टी बात है। इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रखा है बस। मेरे को तो पहले वाला अच्छा लगता है, पहले वाला याद रखेंगे कि ऐसे लोगों को लेना है जो कि जी के डोमेन में आ रहा है, ठीक है, और ऐसे लोगों को लेना है जो कि एफ के डोमेन में आ रहा है, ठीक है। ऐसे बस, ये एक्सक्लूड वाला तो मुझे लगता है आपको कंफ्यूज ही करेगा उल्टा और ज़्यादा। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को लेना है, ऐसे लोगों को नहीं लेना है जो कि डोमेन ऑफ जी में आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को नहीं लेना है जो कि डोमेन ऑफ एफ में आ रहे हैं। देखिए, छोड़िए आप इसको, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब, मतलब वो वाली पहला वाला मेथड से, वही मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको। चलिए, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है एफ एक्स। मैं एग्जांपल सारे आपके वही वाले ले रहा हूँ जो आपको मतलब उसमें लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाए लेक्चर से। ये लेक्चर आपने देखा होगा, उसके बाद अब आपका रिवीजन ही तो करना है, तो इससे कर सकते हैं आप आराम से। 2/(x⁻⁻1), ये हमारा एफ एक्स है, और हमारा जी एक्स क्या है? हमारा जी एक्स है 3/(x), ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हमें पहले, इसने बोला कि पहले फॉग फाइंड करो, ठीक है, और दूसरे में बोल रहा है क्या कि डोमेन ऑफ फॉग फाइंड करो, डोमेन ऑफ फॉग फाइंड करो। तो सबसे पहले हम फॉग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद डोमेन ऑफ फॉग फाइंड कर लेंगे। फॉग फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था कि सबसे पहले हम एक्स को हम जी में डालेंगे तो हमें जी एक्स मिल जाएगा, जी एक्स मिल जाएगा तो जी एक्स को हम एफ में डाल देंगे तो हमें एफ ऑफ जी एक्स मिल जाएगा, फॉग मिल जाएगा। तो चलिए, इसको इसमें डाला तो 3/(x) आ रहा है। फिर जी एक्स को जी एक्स, अच्छा जी एक्स यही तो आ रहा था, 3/(x) है ना, ये आ रहा था। अब जी एक्स 3/(x) को एफ में डालेंगे, एफ एक्स, तो फॉग मिल जाएगा एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू 2 में एक्स की जगह पे क्या डालना है? 3/(x), 3/(x - 1). समझ गए ना आप कि ये जो जी एक्स है, जी एक्स को उठा के मैंने एफ एक्स में डाल दिया, यानी कि यहाँ पे डाल दिया, तो यही आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करना, तो 3 माइनस में एक्स, ऊपर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आएगा। तो हमारा फॉग फंक्शन हमारा आ गया, ये हमारा क्या है? फॉग फंक्शन है। अब इस फॉग फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड करनी है। तो इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले रूल क्या था? रूल कहता था कि जी में वही 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 एक्स आएंगे जो कि,
हाँ, रूल क्या कहता था, रूल कहता था कि हमें वही एक्स डालने हैं जो कि जी एक्स की डोमेन में आ जाए, यानी ऐसे ही एक्स जिसके लिए जी एक्स डिफाइन हो, और ऐसे जी एक्स डालने हैं जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन हो, तभी तो फॉग बनेगा। यही रूल कहता है ना? कोई दिक्कत? यही तो रूल कहता है। चलिए, तो अब हम करते हैं इसको धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्स, अब हमें ऐसे एक्स देखने हैं जो डी डिफाइन करे। तो देखिए, यहाँ से देखेंगे हम 3/x। यहाँ पे कौन सी हम एक्स की वैल्यू नहीं डाल सकते, हम एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। ये तो बात आपको पता है कि अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जी एक्स जब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो जी एक्स अगर नॉट डिफाइंड है तो मैं उसको एफ में कैसे ही डाल सकता हूँ, है ना? तो इसलिए सबसे पहले मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है, जी एक्स का। तो जी एक्स का डोमेन क्या होगा? जीरो नहीं आना चाहिए, पूरा रियल नंबर में से जीरो नहीं आना चाहिए, यही तो होगा। तो इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर में से पूरा जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये पता क्लियर होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि एफ, एफ का भी डोमेन देख लीजिए। एफ, एफ मतलब कि अब एफ एफ एक्स बनाना है ना, एफ ऑफ जी एक्स, तो वो क्या होगा? वो तो यही होगा, क्या? देखिए, ये होगा कि 2 अपॉन में एक्स की जगह पे क्या डाल दिया था? जी एक्स डाल दिया था। जी एक्स की वैल्यू क्या थी? 3/में एक्स माइनस वन। तो देखिए, अब इस ये जो ये क्या बन गया है? ये बन गया है एफ ऑफ जी एक्स, है ना? अब इसका जो है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें भी हमें पता है कि 3/x-1 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहाँ से हम पता कर पा रहे हैं कि 3/x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम पता कर रहे हैं कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना? यही तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये आएगा r माइनस में 3, यानी कि रियल नंबर 3 को छोड़ के। तो अब दोनों की डोमेन आ गई। दोनों की डोमेन का हमें इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पढ़ा था ना फर्स्ट में। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट क्या है दोनों में। तो क्या कॉमन है? रियल नंबर तो पूरा कॉमन ही है, और जीरो और थ्री दोनों में से हटाने हैं। तो डोमेन ऑफ फॉग क्या आ रही है? डोमेन ऑफ फॉग आ रही है रियल नंबर माइनस में जीरो और थ्री। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या, कि पहले आपको एक्स फंक्शन के लिए, मतलब कि पहले आपको इस वाले फंक्शन के लिए, जी एक्स वाले के लिए, इसकी पहले एक्स की वैल्यू चेक कर लेनी है कि क्या नहीं लग सकते हम, जिसको लिख लीजिए आप। फिर इसमें उसको डालिए, जी को इसमें डालिए, और जी को इसमें डालने के बाद देखिए कि अब मैं क्या नहीं ले सकता, तो उसको भी लिख लेंगे आप। दोनों को जब लिख लिया तो दोनों को इंटरसेक्शन करके हमारा डोमेन ऑफ फॉग आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, 2 ही बार में आराम से आपको हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसका फिर से एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप करना। अगर आपको नहीं समझ आया क्वेश्चन, तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको वहाँ भी क्लियर करवा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है आप कर लेंगे, ठीक है। सेम वही करना है कि दो फंक्शन दे दिए हैं, फॉग फाइंड करना है पहले, ठीक है, एंड दूसरे में क्या करना है? डोमेन ऑफ फॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सिंपल वही करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे, उसके बाद इसका निकालने के बाद इसको इसमें डाल के, इसमें डालने के बाद ये निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार करवा ही देता हूँ मैं आपको, चलिए, आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो सबसे पहले, अब मैं फिर से इतना कुछ नहीं लिख रहा, मैं आपको सीधा बस एक हिंट दे रहा हूँ क्या करना है। पहले 1/x, 1/x में क्या? x जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले रियल नंबर में से हम जीरो को एक्सक्लूड करवा देंगे। अब इस x को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब इस 1/x को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1/x प्लस में 1 अपॉन में 1 यही हो जाएगा। तो यानी कि ये थिंग पूरी जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये थिंग पूरी जीरो कब नहीं होगी? जब 1/x नॉट इक्वल टू -1 होगा, है ना? यानी कि x नॉट इक्वल टू -1 होगा, तभी तो होगा ये। यानी कि रियल नंबर से हम अब -1 भी गायब हो गया। तो अब फिर फॉग की डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन ऑफ फॉग क्या आ जाएगी? डोमेन ऑफ फॉग आ जाएगी रियल नंबर में से -1 भी हटा दो और जीरो भी हटा दो, सिंपल एज दैट। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप एक बार इसको खुद डिटेल में थोड़ा कर लीजिएगा, मैंने आपको बस ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। ऐसे आएगा आंसर। तो अब हम अपना नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये जानते हैं। इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, यानी कि उसको वापस पीछे लेके जाओ। पीछे इनवर्स बोलते हैं ना, गाड़ी रिवर्स में लो, है ना, वही वाली बात इनवर्स, ठीक है। कि उसको वापस पीछे लेके जाओ, यानी कि जितने भी हमें फंक्शन है, अब उन फंक्शन को हमें वापस पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे उसको पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने बता रखा है एक एक फंक्शन दे रखा है इन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नॉर्मल फंक्शन है ये, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ में अगर -2 डालूंगा या फिर 2 डालूंगा तो दोनों का आंसर 4 ही आएगा। आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या इसका इन्वर्स कर सकता हूँ? मैं कोई ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें मैं 4 डालूँ तो मुझे 2 मिल जाए या -2 मिल जाए, ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ? तो मैं यही देख रहा हूँ। चलो एक बार देखते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट था ये रहा, और एक मेरे पास सेट ये था,
ठीक है। मैं इसमें -2 डाल रहा था, 2 डाल रहा था, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। ठीक है। तो आपको पता है डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है फंक्शन में, फंक्शन कहलाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं इसका जरा रिवर्स करूँ अगर, एक बार इसका रिवर्स करते हैं। कैसे करें इसका रिवर्स? किसी नए पेन से करेंगे इसका रिवर्स, इससे करेंगे। चलो इसका रिवर्स करते हैं। कैसे करेंगे इसका रिवर्स? कि ऐसा कोई फंक्शन जिसमें मैं 4 डालूँ तो आंसर 2 आ जाए, ऐसा ही कोई फंक्शन, यही तो इसका रिवर्स होगा। यही तो इसका रिवर्स होगा, है ना? ऐसा कोई फंक्शन जिसमें मैं 4 डालूँ तो 2 आ जाए, और या फिर 4 डालूँ तो -2 आ जाए। क्या अब ये फंक्शन रहा? इसका रिवर्स करके आप देखिए जरा, ये फंक्शन रहा? मैं इसको 4 को यहाँ लिख लेता हूँ आगे, और -2 और 2 को लिख लेता हूँ पीछे। तो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते, डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकते। ये तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। यानी कि इसका मतलब क्या, कि ये सीधा सीधा लिखूंगा तो फंक्शन है, लेकिन मैं इसका जैसे इन्वर्स कर दूंगा तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो हम इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? नॉट रिवर्सिबल है। तो अब यहाँ से आप एक बात जान लीजिएगा, क्या? कि जो ऑन टू फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन था ना, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? नॉट रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना? आसान सी चीज़ थी वो तो, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब हमारे पास ऑन टू फंक्शन के लिए कोई रिवर्सिबल फंक्शन नहीं है, हम उसका रिवर्स कर ही नहीं सकते। अब हम देखते हैं क्या हम ऑन टू 1 to 1 फंक्शन का रिवर्स कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं 1 to 1 का रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलो मैं एक पेन ले लेता हूँ। चलिए, मान लो मेरे पास एक फंक्शन था, g(x = 4x), ये फंक्शन था मान लो मेरे पास। ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है? 1 to 1 फंक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? है, यही है ना 1 to 1? इस ये फंक्शन करता क्या है? ये फंक्शन कह रहा है मुझे कि, एक सेकेंड सॉरी, ये फंक्शन मुझे कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, x में 1 डालूंगा, तो मेरा gx कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ देखो, 1 डालूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 8 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 12 आ जाएगा। यही तो मेरा ये फंक्शन कह रहा है। अब क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ? देखते हैं। क्या मैं कोई ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ? एक मिनट, पहले मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। 1 2 8 3 12। क्या मैं कोई ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें मैं 4 डालूं तो आंसर 1 आ जाए, या 8 डालूं तो आंसर 2 आ जाए, 12 डालूं तो आंसर 3 आ जाए? यानी कि क्या हो जाए? कम हो जाए, है ना? वैल्यू कम हो रही है, देखिए कितने से कम हो रही है? 4 से कम हो रही है। यहाँ भी किससे कम हो रही है? 4 से डिवाइड कर रही है। यहाँ पे भी किससे? 4 से डिवाइड होके कम हो रही है ना? मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। यानी कि ऐसा फंक्शन मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, डिफाइन हो रहा है ये, है ना? तो अगर मैं इसको नया फंक्शन ऐसे लिख दूँ, h(x = x/4), तो ये इसका रिवर्सिबल फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? देख लीजिए आप, कि इसका बिल्कुल 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 फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ 4 डालिए, 4 डालूंगा तो 1 आ रहा है, 8 डालूंगा तो 2 आ रहा है, 12 डालूंगा तो 3 आ रहा है ना? तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ऑन टू फंक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो आसान सा फंक्शन था, बहुत सिंपल फंक्शन था, इसलिए मैंने सोच लिया कि 4 से डिवाइड करूंगा तो वापस पहले जैसे आ जाएगा, है ना? तो इसका इसका रिवर्स फंक्शन तो मैंने आसानी से निकाल लिया। पर आप कैसे निकालेंगे इसका मतलब रिवर्स फंक्शन? आपको तो निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि आगे जाके तो मुश्किल मुश्किल फंक्शन आ जाएंगे। तो बहुत आसान तरीका होता है उसको निकालने का, कि अगर आपको फंक्शन दे रखा है y=f(x), है ना? अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है कि y=f(x), नहीं, y=f छोड़िए, आपको दे रखा है f(x)=y, f(x)=x, ये फंक्शन आपको दे रखा है मान लीजिए। ठीक है। तो आपको इसको रिवर्स कैलकुलेट करना है, रिवर्स फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है कि जहाँ जहाँ x है उसको y से रिप्लेस कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ x है उसको y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। और जो y है उसको x से रिप्लेस कर देंगे। रुक जाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे रिवर्स करेंगे? फॉर रिवर्स क्या करेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ x है उसको हम y बना देंगे, और जहाँ जहाँ y है उसको हम x बना देंगे। ठीक है। फॉर रिवर्स। उसके बाद पहला स्टेप ये करना है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है? कैलकुलेट y। फिर हमें y को एक जगह लाके कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ अभी, चिंता मत करिए आप। देखिए, जैसे कि ये मैंने कैसे बनाया, ये तो मैंने अभी अपने दिमाग से बना लिया। अब मैं इसको अगर फॉर्मूला से बनाना चाहूँगा तो कैसे बनाऊंगा? देखिए, पेन, देखिए छोटा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। देखिए, फंक्शन क्या था?
फंक्शन था जी एक्स इज इक्वल टू 4x, यही फंक्शन था। इसका मुझे रिवर्स पता करना है, तो मैं ये जी एक्स क्या होता है, ये तो वाई होता है। इसकी जगह पे मैंने डाल दिया एक्स, और इसकी जगह पे मैंने एक्स की जगह पे मैंने डाल दिया वाई। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला वाई कैलकुलेट कर लिए, तो वाई क्या आ गया, x/4। तो हमारा नया फंक्शन बन गया कि नहीं, रिवर्सिबल फंक्शन बन गया। इसको जगह पे हमने एच एक्स लिख लिया, एच एक्स इक्वल टू x/4। और यही हमारा क्या है, रिवर्स है। समझे कितना आसान है ना। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को इसमें? नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक और बार हम ना, इसका जरा हम एक बार गॉफ और फॉग निकाल के देखें। मतलब कि रिवर्स फंक्शन का एक ऑफ और फॉग कर देंगे, मतलब कि उनका कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। आप मुझे बताइए, जी एक्स फंक्शन क्या था, ये था। और एच एक्स क्या था, एच एक्स था ये, है ना, यही तो थे दोनों के दोनों। एक सेकेंड में कलर चेंज करूंगा, ये रहा, अच्छा कलर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। ठीक है, यही तो थे दोनों के दोनों, है ना। एंड चलिए, अब देखिए, अब मैं जरा इसको वो निकालना, पहले निकाल लो जी ऑफ एच निकाल लो। गो, क्या बन रहा है ये जी ऑफ एच निकाल लो। ठीक है, जी ऑफ एच कैसे निकालेंगे, इसकी जगह पे एच डाल देंगे, है ना। तो 4x की जगह पे डाल देंगे, क्या है, एच क्या है, x/4 है। तो आंसर कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, यानी जी ऑफ एच तो ये आ रहा है। अब एच ऑफ जी निकालना जरा, एच ऑफ जी निकालना, यानी कि इसकी जगह पे जी डाल देंगे। जी कितना है, 4x, तो 4x/4। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, आंसर 4 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जी ओ एच है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है एच ऑफ जी के बराबर। यानी कि यहाँ से हमें एक और रिवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी पता चल गई। यानी कि ये किसके बराबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर। ये आइडेंटिटी आ रही है ना, दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ से हमें एक न्यू प्रॉपर्टी पता चली, क्या, कि जो रिवर्स फंक्शन होते हैं, अगर हम उनका गॉफ या फिर फॉग करेंगे, है ना, उनका कंपोजिट फंक्शन लेंगे, तो उनके जो कंपोजिट फंक्शन है वो हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है रिवर्सिबल फंक्शन की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे वाले वीक सभी हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे ना, बहुत काम आएगा। सॉरी, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे ना मैं, अभी हम आगे, तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि रिवर्सिबल फंक्शन का जो गॉफ और फॉग होता है वो आपस में हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिख दी है, मैंने तो आपको सब कुछ समझा ही दिया। ये तो बस अब डेफिनेशन ऐसे ही है, आप लोगों के नोट्स के लिए है ये। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, बोला द इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इनवर्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया गया कि अगर उसका आप फॉग लोगे तो वही एक्स ही आएगा, और उसका आप उल्टे वाले का भी फॉग लोगे तो भी वही आएगा। देखिए, पहले इन्होंने एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिया, फिर उन्होंने एफ इनवर्स लिया, तो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। तो सीधी सी बात है ना, वही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कि डोमेन और रेंज, ये तो मैं बताना ही भूल गया। देखिए बड़ा आसान है ये भी, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, मुझे आप ये बताइए, जी एक्स फंक्शन जो है, यानी कि जो 1 को 4 बना देता था, ये वाला फंक्शन जी एक्स, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन तो एक्स है, इसकी डोमेन क्या है, एक्स है ना। और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ये है, ये वाला फंक्शन, ये बी वाला सेट है ना, ये वाला दूसरा वाला सेट, इसकी रेंज है। अब मुझे बताइए एच एक्स के बारे में, जो कि 4 को 1 बना देता था, है ना, दूसरे पेन से कर लेता हूँ, जो कि 4 को 1 बना देता था, इसके लिए डोमेन क्या है, इसके लिए डोमेन तो ये वाला सेट है। तो देख रहे हैं कि जो जी एक्स की रेंज है वो एच एक्स का डोमेन है, और जो जी एक्स का डोमेन है वो एच एक्स का क्या है, रेंज है। समझे, क्योंकि ये डालूंगा तभी तो ये आएगा, तो यानी कि रेंज और डोमेन भी इन्वर्स हो रहे हैं। तो वो वही वाली यहाँ पे बात लिखी हुई है, देखिए क्या, कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है, और जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है वो रेंज ऑफ एफ है। बड़ी आसान सी बात है, आप समझ गए होंगे, यानी कि ये भी उल्टे सीधे इन्वर्स होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर होगा ये, है ना। का, चलो देख लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ये क्या हो रहा है, देखिए, एफ, मान लो एक एफ फंक्शन है जिसका रेंज क्या है, मतलब आर से लेके जीरो, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक वो डिफाइन है। ठीक है, ऐसा है मान लो, जो यानी कि उसकी जो जो उसका डोमेन है वो आर है, और जो उसकी रेंज है वो क्या है, जीरो से इन्फिनिटी है।
अब मैं अगर इसका इन्वर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो ये बन जाएगा, और उसकी जो रेंज होगी वो ये बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, याद रखना है वाली बात। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात अभी याद आई मुझे। क्या? कि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं कि एफ इनवर्स को 1/f लिख देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमने जो पढ़ा है ना वाली प्रॉपर्टी, ये ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनवर्स है। इसका मतलब बोल रहे हैं क्या, कि एफ को रिवर्स गियर में डालो। ऐसा थोड़ा ना बोल रहे हैं कि उसको 1/f कर दो। वो अगर आप जो चीज़ सोच रहे हैं ना वो ऐसे होगा, अगर होगा भी तो एफ एक्स, है ना, वो कैसे होगा, एफ एक्स का होल इनवर्स 1। तब आप इसको 1 में एफ एक्स लिख सकते हैं, समझे? जो आप चीज़ सोच रहे हैं वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? ये हमेशा ये करना ऊपर वाला। और अगर ऐसा दिखाओ तो ये करना, ठीक है? इसको ऐसे मत बना देना, दोनों को मिक्सअप मत कर देना, ठीक है? तो यही मैं बताना चाह रहा था। चलिए, अब हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हमने पूरा सारे फंक्शन तो पढ़ लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं और इसको फिर ख़त्म करते हैं हमारे लेक्चर को आज के। चलिए, तो मैं एक तगड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुश्किल सा, मतलब जो दिखने में खतरनाक है, ठीक है? क्वेश्चन है, एग्जांपल है, मान ले वो बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो कि एफ इज इनवर्स ऑफ जी है कि नहीं है, ये वेरीफाई करो। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में 5/2x+3। और दूसरा फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x+5, ठीक है, अपॉन में 1 - 2x, ये दे रखा है। तो वही बोल रहे हैं कि फाइंड करो, मतलब वेरीफाई करो कि एफ जो है वो इनवर्स ऑफ जी है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, कि उनका फॉग और गॉफ क्या आता है, इक्वल आता है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा, ये रही सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी, ठीक है? ये सबसे छोटी में लिख दिया, मैं भी पागल ही हूँ। ठीक है, चलो, समझ गए? चलिए, अब चलो तो हम करते हैं, इसका फॉग निकाल लेते हैं, गॉफ निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। चलिए, कैसे निकालेंगे, अपने हम पेन चेंज कर लेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे पूरा ये डालना पड़ेगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको कह रहा था। ठीक है, तो यानी कि जो एक्स है उसकी जगह पे क्या डाल दूंगा, जी एक्स डाल दूंगा, -5 अपॉन में 2 जी, 2 जी एक्स, है ना, प्लस में 3, यही तो होगा। अब इसको जरा, जी एक्स क्या था हमारा, जी एक्स हमारा पूरा था क्या था, 3x प्लस में 5 अपॉन में 1 - 2x माइनस में 5 अपॉन में, नीचे में हो जाएगा 3x प्लस में 5 अपॉन में 1 - 2x प्लस में 3, ठीक है? ऊपर वाले का जरा आप एलसीएम लीजिए, तो क्या आएगा ऊपर वाले का एलसीएम लेके, 3x प्लस में 5, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस में 5 बन जा 5, प्लस का 5 बन जाएगा, क्योंकि -5 और ये, चुप, 2 मिनट रुक जा अभी। हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि 3x प्लस में 5 अपन में 1 - 2x माइनस में 5, ये दे रखा है। अब इसको जरा वो करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा, 3x प्लस में 5 अपॉन में 1 - 2x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 5, 1 - 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम, कि 2 को पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऊपर वाला बन जाएगा 6x प्लस में 10 और अपॉन में 1 - 2x प्लस में 3, 1 - 2x, ये हो जाएगा, ठीक है? अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम, 3x प्लस में 5, 5 × 1 -5, 5 इंटू में ये 2, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10x, ठीक है? अपॉन में नीचे है इसके 1, अच्छा ये देखिए, ये 1 - 2x, 1 - 2x, तो ये आपस में मर गए, ये कैसा पेन ले लिया मैंने, ये दोनों आपस में मर गए। एक सेकेंड, ये और ये खत्म आपस में, ठीक है, दोनों सेम ही आ रहे हैं इसलिए। अब आगे, इसके नीचे आ जाएगा 6x प्लस में 10 प्लस में 3 माइनस में 6x, ठीक है? तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 10x, तो कितना आ जाएगा, 13x, 5 और 5 मर गए, अपॉन में 6x माइनस 6x, ये भी मर जाएंगे आपस में, और आ जाएगा क्या, 10 और 3 13 आ जाएगा, ठीक है? तो इसको इसको काट के देखो क्या आ रहा है, x आ रहा है। चले, इसका मतलब अच्छी बात है। फॉग, फॉग तो हमारा वो x आ रहा है। अब हम अपना जरा गॉफ देख लेते हैं क्या आ रहा है। हमारा गॉफ आएगा, गॉफ में क्या करना है, उल्टा कर देना है ना, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर अब डाल देना है एफ एक्स। तो जी क्या था हमारा, 3x प्लस में 5
3x प्लस में 5 अपॉन में 1 - 2x, ये तो हमारा क्या था, g था। इसकी जगह पे मुझे ये डालना है, x डालना है, तो 3 ऑफ f(x) प्लस में 5 अपॉन में 1 - 2 ऑफ f(x) इज इक्वल टू 3। f(x) कितना है, f(x) हमारा दे रखा है ये x माइनस में 5 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस में 5, और नीचे दे रखा है 1 - 2 x माइनस में 5 अपॉन में 2x प्लस में 3। तो ये लंबा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने करवा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3x माइनस में 15 प्लस में 5, एलसीएम दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, 2x अपॉन में 2x प्लस में 3। आई होप आप एलसीएम समझ जाएंगे। 2x प्लस में 3 माइनस में 2x माइनस में 5, 5 नहीं 10, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 है ना, अपॉन में 2x प्लस में 3। तो यहाँ से ये और ये आपस में दोनों मर गए, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3x माइनस में 15 प्लस में 5 × 10x प्लस में 15, ठीक है, अपॉन में नीचे वाले में बचा 2x माइनस प्लस में 3 माइनस का 2x प्लस का 10, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर -15 प्लस 15 गए, 10x प्लस 3x 13x अपॉन में 2x, और ये भी गए 10 प्लस 3 13, तो ये भी गए और आंसर आ गया x। तो देखिए, तो दोनों का आ रहा है x और x, इसका मतलब क्या कि यस इट इज़ इनवर्स ऑफ y, f इज़ इनवर्स ऑफ g, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन उसके लिए आपको दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला कहाँ से स्लाइड आ गया ये, एक यहाँ पे मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहा। इसमें क्या है, इसमें बोला gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड g ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x की पावर 3, है ना। इसको आप करके आना घर से। इसमें क्या पता करना है, इसमें भी वही वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, वेरी वेरीफाई, ठीक है, फंक्शन है कि नहीं है, मतलब कि इन्वर्स है कि नहीं है, ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझे, छोटी सी, यहाँ पे जगह नहीं बची है, क्या बतानी थी मुझे, वो ग्राफ के बारे में बतानी थी कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। इनका ग्राफ देखिए कैसे बनता है, बड़ा सिंपल होता है इनका ग्राफ बनाना। कैसे बनाते हैं इनका ग्राफ, देखिए इनका ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान है। कि पहले आप, अगर आपको एफ का ग्राफ पता है तो आप एफ इनवर्स का ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास, अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, क्योंकि ना एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन देने का आप समझेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको चीज़ें अभी पता नहीं है। आपको एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा वीक 6 में दूंगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राफ के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ, जिसका ग्राफ कुछ बन रहा है ऐसे करके, मान लो ऐसे करके कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है, एफ फंक्शन। अब मुझे इसका इन्वर्स का ग्राफ बनाना है, तो इनका इसका इन्वर्स ग्राफ कैसे होगा, आप एक लाइन खींचना y इज इक्वल टू एक्स की, जो कि सेंटर से पास होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ग्राफ सेंटर से पास होनी चाहिए। अब इसके ही उल्टा आप इसको रेप्लिकेट कर देंगे, बिल्कुल उल्टा, जैसे ये था एफ, तो एफ इनवर्स कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल उल्टा। एक्स बिल्कुल इस वाले जो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के बिल्कुल उल्टा, ये किसका बन जाएगा, एफ इनवर्स का बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है एफ और उसका इनवर्स फंक्शन की ग्राफ बनाने का, क्या कि पहले आप क्या करिए, उसका मतलब वो सेंटर से एक y इज इक्वल टू एक्स की लाइन खींचे, और फिर उसको आप सिमेट्री मान के बिल्कुल उसका सिमेट्रिक ग्राफ उल्टे करके बना दे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ आ गया होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में आपको वीक 6 में दूंगा, ठीक है, अच्छे से तब बताऊंगी कैसे बनाते हैं। मैं ऊपर टॉपिक डाल देता हूँ ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो आज हमने अपने सारे फंक्शन कंप्लीट कर लिए, मतलब कि वीक 5 हमने अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। आप अगर आप एंड तक हैं तो, अगर आपको इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या और कुछ अगर इम्प्रूव करना है मुझे अपने इसमें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके रिव्यूज़ वगैरह हैं। और फिर मैं वापस कह रहा हूँ क्या कि आप इसको, चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, सबके साथ, अपने दोस्तों वगैरह के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जो मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप हमें
व्हाट्सएप चैनल पे, हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके लिख देना कि वीक 5 समरी नोट्स, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।